हेलो दोस्तों, और मेरी तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल से सेशन में स्टोरीज ऑफ जिंदगी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। एक ऐसा वर्ड जिसका यूज हम रोज करते हैं, लेकिन जिसका असली मतलब शायद ही हमें पता है। वो वर्ड है कर्मा। सोचिए, जब कभी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो लोग क्या कहते हैं? कर्मा है भाई, क्या कर सकते हैं, अपने किए का फल मिल रहा है, भाग्य में लिखा था। और जब किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं इसके अच्छे कर्म हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कर्मा सच में सिर्फ इतना सा है? क्या कर्मा का मतलब सिर्फ ये है कि जो करोगे वो भरोगे, जैसे कोई हिसाब किताब हो ऊपर वाले के पास, जैसे कोई पनिशमेंट या रिवॉर्ड का सिस्टम हो? मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। एक आदमी था, बहुत हार्ड वर्किंग, ईमानदार, फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। बिजनेस में नुकसान, फैमिली में टेंशन, तबीयत खराब। वो सोचता, मैंने ऐसा क्या गलत किया, मुझे क्यों? उसके घर के बाहर एक बाबा रहते थे। एक दिन उसने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, मैं इतना अच्छा काम करता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या ये मेरा कर्मा है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे साथ जो हो रहा है वो तेरा कर्म नहीं है, तेरा कर्म तो है कि तू अब क्या कर रहा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसमें कितना गहरा राज छुपा है पता है? हम सोचते हैं कर्मा मतलब पास्ट, जो हो चुका, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कर्मा मतलब नहीं है पास्ट, कर्मा मतलब है मेमोरी, और मेमोरी का मतलब है जो तुम अपने अंदर ढो रहे हो। आज हम बात करेंगे सद्गुरु की किताब कर्मा की। यह किताब कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। सद्गुरु आप में से बहुत लोग जानते हैं, एक मिस्टिक, एक योगी, एक विजनरी। उन्होंने इस किताब में समझाया है कि कर्मा एक कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक सिंपल साइंस है। और सबसे अच्छी बात, यह साइंस आपकी रोज की लाइफ में काम आती है। आप सोचिए, कभी ऐसा लगा कि आप एक ही तरह के प्रॉब्लम्स में बार बार फंस रहे हैं? कभी ऐसा लगा कि आपके साथ जो हो रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं? कभी ऐसा लगा कि आप बस चल रहे हैं, जी नहीं रहे? अगर आपके मन में कभी भी ऐसे सवाल आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम समझेंगे कर्मा एक्चुअली क्या है और क्या नहीं है, कर्मा का साइंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपने कर्मा को अपनी जेल नहीं, अपनी राह बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टोरीज ऑफ जिंदगी में। चाय या कॉफी साथ में ले लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी सोच को, आपके जीने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं कर्मा की असली समझ से। चैप्टर 1, कर्मा क्या है। 1.1, सबसे बड़ा भ्रम। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कर्मा क्या नहीं है, क्योंकि जब तक हम गलत फहमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक सही बात मन में उतरेगी ही नहीं। तो देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, ये सब कुछ कर्मा का खेल है, जो लिखा है वो होके रहेगा, भाग्य के आगे किसका जोर चलता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं ये सब कर्मा का सबसे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है। कर्मा का मतलब फेट नहीं है, कर्मा का मतलब डेस्टिनी नहीं है, कर्मा का मतलब प्रीडेस्टिनेशन नहीं है। अगर कर्मा का मतलब होता कि सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम बस बैठ के देखते कि क्या होता है। लेकिन ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। सोचिए, आज सुबह आपने क्या किया? उठना या नहीं उठना, चाय पीनी या कॉफी, ऑफिस जाना या घर रहना, ये सब आपकी चॉइसेस थीं। कर्मा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फिक्स्ड था। सद्गुरु कहते हैं कर्मा इज नॉट योर डेस्टिनी, इट इज योर मेकिंग। मतलब जो तुम आज हो वो तुम्हारे पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है, लेकिन जो तुम कल होगे वो तुम्हारे आज के एक्शंस का रिजल्ट होगा। आसान भाषा में समझे तो कर्मा एक बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें गुड डीड्स का बैलेंस हो। कर्मा एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें तुमने जो कुछ भी किया वो डेटा स्टोर हो रहा है, और ये डेटा डिसाइड करता है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो।
दोस्तों, ये थोड़ा सोचिए, जब आपको कोई बात बुरी लगती है तो वो रिएक्शन इंस्टेंटली आता है, जैसे कोई बटन दबाया हो। लेकिन वो रिएक्शन कहाँ से आता है? वो आता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। जो आपने पहले देखा, पहले महसूस किया, पहले झेला, वो सब मिलकर आपका एक पैटर्न बन जाता है। और इसी पैटर्न को सद्गुरु कहते हैं कार्मिक इम्प्रिंट। जैसे मिट्टी में पैर के निशान रह जाते हैं, वैसे ही आपके मन पर आपकी हर बात का निशान रह जाता है। और यही निशाने डिसाइड करते हैं कि आप अगले कदम कहां रखोगे। 1.2 सद्गुरु की नजर में कर्मा। अब आते हैं असली बात पर। सद्गुरु कहते हैं कर्मा का मतलब है क्रिया या एक्शन। संस्कृत में कर्मन का मतलब होता है जो तुम कर रहे हो, बस इतना सा। लेकिन ये एक्शन सिर्फ वो नहीं जो तुम हाथों से कर रहे हो। ये एक्शन है तुम्हारे विचार, थॉट्स, जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारी भावनाएं, इमोशंस, जो तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे इरादे, इंटेंशंस, जो तुम चाहते हो, और तुम्हारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जो तुम हो। मतलब तुम जितना भी कुछ हो, जितना भी कुछ कर रहे हो, वो सब तुम्हारा कर्मा है। सद्गुरु एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं जैसे आपके हाथ में एक बीज है, क्या वो बीज कड़वा होगा या मीठा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसे किस जमीन में बोया, किस मौसम में बोया, किस तरह से पाला। बीज तो बस बीज है, लेकिन उसका फल वो तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। वैसे ही तुम्हारे एक्शंस बीज हैं, उनका क्या फल होगा वो तुम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं मैंने ये किया तो मुझे वो मिलेगा, जैसे 2 + 2 = 4 हो। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कर्मा इतना लीनियर नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी डिमेंशनल रियलिटी है। दोस्तों, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कर्मा एक्चुअली इंफॉर्मेशन है। जैसे आपके फोन में एप्स हैं, वो एप्स क्या है? इंफॉर्मेशन ही तो है। उन एप्स की वजह से आपका फोन कुछ कर पाता है। अगर एप्स ना हो, फोन सिर्फ एक एक्सपेंसिव पेपर वेट है। वैसे ही आपका दिमाग जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अक्यूमुलेट की है, वो आपका कर्मा है। और ये इंफॉर्मेशन डिसाइड करती है कि आप काम करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। सोचिए, आपने कभी नोटिस किया, अगर आपको बचपन में किसी ने धोखा दिया तो आप बड़े होकर लोगों पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर हो गई, और जब भी कोई नया आता है वो इंफॉर्मेशन तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। सावधान, धोखा हो सकता है। ये है कर्मा, वो इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर बैठी है और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चला रही है। सद्गुरु कहते हैं मोस्ट पीपल आर नॉट लिविंग देयर लाइफ, दे आर जस्ट प्लेइंग बैक देयर ओल्ड रिकॉर्डिंग्स। जैसे टेप रिकॉर्डर बजाए हो, वही पुराने गाने बार बार, और तुम सोचते हो कि यही तुम्हारी लाइफ है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इन रिकॉर्डिंग्स को बदल सकते हो? क्या तुम नए गाने डाल सकते हो? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह रियलाइज करना होगा कि तुम रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, और तभी तुम मैन्युअली चेंज कर सकते हो। यह है कॉन्शियसनेस की शुरुआत। 1.4 कार्मिक इम्प्रिंट्स, संस्कारस। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट वर्ड की, संस्कारस। संस्कारस का मतलब है वो डीप इंप्रेशंस जो तुम्हारे अंदर बेस हैं। जैसे मिट्टी में गहरा निशान बारिश आने के बाद भी नहीं मिटता। सद्गुरु कहते हैं हर पल, हर एक्सपीरियंस, हर थॉट वो एक संस्कारा छोड़ जाता है, और ये संस्कारस अक्यूमुलेट होते जाते हैं जन्म दर जन्म। सोचिए, आपने कभी किसी से पहली बार मिलकर महसूस किया कि ये तो जानते हैं, जाने पहचाने लगते हैं। कभी किसी जगह जाके लगा कि यहां पहले आया हूं। ये सब कुछ कार्मिक मेमोरीज हो सकती हैं, जो संस्कारस आप साथ लाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके गुलाम हैं। संस्कारस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें पावर ना दो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके साथ ऑफिस में कोई सीनियर बुरा बिहेव कर रहा है। हर बार आपको लगे कि वो अनफेयर है, आपका तुरंत रिएक्शन आता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद आपके अंदर एक संस्कारा है अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड। शायद बचपन में आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, या किसी टीचर ने ह्यूमिलिएट किया था। वो इंप्रेशन अभी तक बैठा है, और अब जब भी कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कहता है, आप एक्चुअली उनसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने पापा या टीचर से रिएक्ट कर रहे हैं, जो अभी वहां नहीं है। दोस्तों, ये समझना लाइफ चेंजिंग हो सकता है कि हम कितनी बार अपने पास्ट से रिएक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं। और यही तो है कर्मा का जाल। ये जाल बाहर नहीं, अंदर है, तुम्हारे अपने मन में।
1.5 चैप्टर का समापन। तो आज हमने समझा कर्मा का मतलब फेट नहीं है बल्कि एक्शन है। कर्मा इंफॉर्मेशन है जो हमारे सिस्टम में स्टोर है। कार्मिक इम्प्रिंट्स यानी संस्कार हमें अनकॉन्शियसली रिएक्ट करवाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इन्हें कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, आज इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार ध्यान देना, जब आप किसी से बात करो, जब कोई सिचुएशन आए, जब कोई रिएक्शन उठे, रुक कर देखो ये रिएक्शन कहां से आ रहा है। क्या ये प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सही है या ये किसी पुरानी रिकॉर्डिंग का पार्ट है? बस इतना सा सवाल आप अपने आप से पूछिए और देखते जाइए चीजें कैसे बदलती हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि ये सारा कार्मिक डेटा अक्यूमुलेट कहां होता है। क्या है वो कॉस्मिक हार्ड ड्राइव जहां हमारी सारी मेमोरी स्टोर है। सद्गुरु इसे कहते हैं चित्ता और चेतना। चैप्टर 2, कर्मा का स्टोर हाउस, चित्ता और चेतना। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि कर्मा क्या है और क्या नहीं है। याद है, कर्मा का मतलब फेट नहीं है बल्कि एक्शन है। कर्मा इंफॉर्मेशन है जो हमारे सिस्टम में स्टोर है और ये इंफॉर्मेशन हमें अनकॉन्शियसली रिएक्ट करवाती है। लेकिन सवाल ये उठा कि ये सारी इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट कहां होती है, यहां तक कि वो इंफॉर्मेशन भी जो इस जन्म की नहीं, जो हम साथ लाए हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सद्गुरु के दो सबसे गहरे कॉन्सेप्ट्स की, चित्ता और चेतना की। 2.1 चित्ता क्या है? दोस्तों, आपने अपना फोन देखा है ना, उसमें एक स्टोरेज होता है 64 GB, 128 GB, 256 GB। जितनी स्टोरेज उतनी फोटोज, वीडियोस, एप्स सेव कर सकते हो। लेकिन फोन की स्टोरेज लिमिटेड है, भर जाएगा तो नई चीजें नहीं आ सकती, डिलीट करना पड़ेगा पुरानी। अब सवाल यह है, इंसान के पास कितनी स्टोरेज है? सद्गुरु कहते हैं इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, बेहद। और इस इनफाइनाइट स्टोरेज का नाम है चित्ता। चित्ता सिंपल भाषा में समझें तो वो कॉस्मिक हार्ड ड्राइव है जहां सारे कार्मिक इंप्रेशन स्टोर होते हैं। हर जन्म का, हर पल का, हर एक्सपीरियंस का। कुछ भी डिलीट नहीं होता, सब कुछ सेफ है। सद्गुरु एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। कहते हैं चित्ता एक विशाल समुद्र है, विचार तो सिर्फ उसकी सरफेस पर उठती हुई लहरें हैं। समुद्र की गहराई में अनंत शांति, अनंत शक्ति, अनंत संभावनाएं। सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको जानते हो लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे जानते हो? जैसे किसी से मिलके लगे कि ये तो जाने पहचाने हैं लेकिन कभी मिले नहीं। जैसे किसी जगह जाकर लगा कि यहां तो आया हूं लेकिन कभी आया नहीं। दोस्तों, ये सब चित्ता की ही झलक है। वो मेमोरीज जो सरफेस पर नहीं है लेकिन गहराई में मौजूद है। सद्गुरु कहते हैं तुम्हारा चित्ता तुम्हारे अंदर का ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। लेकिन हम इस चित्ता को यूज कितना करते हैं? बहुत कम। जैसे किसी के पास सुपर कंप्यूटर हो और वो सिर्फ कैलकुलेटर की तरह यूज करे। 2.2 चेतना, दी अवेकनिंग। अब बात करते हैं चेतना की। चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस। लेकिन यह सिर्फ जागृति नहीं है, यह है अंदर की रोशनी। सद्गुरु कहते हैं जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता लेकिन रोशनी आते ही सब साफ हो जाता है, वैसे ही बिना चेतना के हम सिर्फ अंधेरे में टटते रहते हैं। चित्त है स्टोरेज, चेतना है वो शक्ति जो स्टोरेज को एक्सेस कर सकती है। जैसे आपके फोन में फोटोज पड़ी हैं लेकिन जब तक आप स्क्रीन ऑन नहीं करोगे देख नहीं सकते। चेतना है वो स्क्रीन, वो लाइट जो अंधेरे को दूर करती है। सद्गुरु कहते हैं चित्त में अनंत संभावनाएं हैं लेकिन उन्हें जगाना, उन्हें जीवित करना, ये चेतना का काम है। सोचिए, आप रोज कितनी चीजें ऑटोमेटिकली करते हो, बिना सोचे, बिना ध्यान दिए। जैसे मशीन हो, उठना, ब्रश करना, चाय बनाना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, खाना, सोना। ये सब कुछ चित्त की रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। लेकिन चेतना, वो जागृति कहां है? सद्गुरु कहते हैं जब तुम अपने हर एक्शन में फुली प्रेजेंट होते हो तब तुम सिर्फ कर्म नहीं कर रहे, तुम कर्म से परे हो रहे हो। और यही है मुक्ति की शुरुआत। 2.3 कर्मा कैसे अक्यूमुलेट होता है? दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये कार्मिक इंप्रेशंस अंदर आते कैसे हैं, चित्त में स्टोर कैसे होते हैं? सद्गुरु कहते हैं 4 तरीकों से। पहला, इंद्रियों के थ्रू।
हमारी आंखें, कान, त्वचा, जीभ, नाक, ये सब दरवाजे हैं। जो कुछ अंदर आता है वो इंप्रेशन छोड़ जाता है। आपने कुछ देखा, वो गया नहीं, स्टोर हो गया। आपने कुछ सुना, वो भी स्टोर हो गया। आपने कुछ छुआ, वो भी। और सबसे खतरनाक क्या? जब हम बिना ध्यान के, बिना चॉइस के चीजें अंदर आने देते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, हर रोज कितना कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बेकार। वो सब अंदर जाता है और हम सोचते हैं कि इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन होता है दोस्तों, बहुत गहरा असर होता है। सद्गुरु कहते हैं, जो तुम आंखों से देख रहे हो वो सिर्फ देखना नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य बना रहा है। दूसरा, कर्मों के थ्रू जो हम करते हैं वो भी इंप्रेशन छोड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर आज आपने किसी की मदद की, वो गया नहीं, स्टोर हो गया। अगर आज आपने किसी को धोखा दिया, वो भी स्टोर हो गया। और ये इंप्रेशंस अक्यूमुलेट होते जाते हैं, एक लेयर के ऊपर एक लेयर। तीसरा, विचारों के थ्रू। ये सबसे सटल है लेकिन सबसे पावरफुल भी। जो तुम सोच रहे हो वो भी कर्म है, क्योंकि हर विचार एक वाइब्रेशन पैदा करता है और वो वाइब्रेशन तुम्हारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। चौथा, एनर्जीज के थ्रू। ये थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं उठाते, हम एनर्जीज भी उठाते हैं, सराउंडिंग्स से, लोगों से, एटमॉस्फेयर से। अगर आप किसी गुस्से वाले इंसान के पास बैठे हो तो वो गुस्सा ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप किसी शांति वाले के पास हो तो वो शांति भी ट्रांसफर हो सकती है। ये सब एनर्जीज हैं और ये सब एनर्जीज कार्मिक इंप्रेशंस क्रिएट करती हैं। दोस्तों सोचिए, आप किस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर है आपके घर में, ऑफिस में, वो सब आपका कर्मा बना रहा है। 2.4 कार्मिक बैगेज जो हम साथ लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी इमोशनल सी। सद्गुरु कहते हैं, हम सिर्फ अपना पर्सनल कर्मा नहीं लेकर चलते, हम साथ लेकर चलते हैं अपने परिवार का कर्मा जो हमें विरासत में मिला, अपने समाज का कर्मा जहां हम पैदा हुए, अपनी पूरी सिविलाइजेशन का कर्मा, सारी पीढ़ियों का एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस। सोचिए, आपके दादाजी ने अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल्स की होंगी, वो स्ट्रगल्स उनके अंदर कुछ इंप्रेशंस छोड़ गईं, वो इंप्रेशंस उनके बेटा यानी आपके पापा तक आए और फिर आप तक। ये सब लीनिएज का कर्मा है। सद्गुरु कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से सिर्फ डीएनए नहीं लेते, तुम उनका इमोशनल बैगेज भी लेते हो, उनके अनरियलाइज्ड ड्रीम्स, उनके डर, उनकी आशाएं, सब कुछ। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे, किसी और की एक्सपेक्टेशंस जी रहे हैं, किसी और के सपने पूरी कर रहे हैं। ये है कार्मिक बैगेज। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बैगेज के साथ जीने को मजबूर हैं। सद्गुरु कहते हैं, तुम अपना बैगेज चेक कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो क्या रखना है, क्या छोड़ना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कॉन्शियस होना पड़ेगा। 2.5 कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस लिविंग। ये है आज के एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला, अनकॉन्शियसली, जैसे ऑटोमेटिक मोड, जो भी होता है रिएक्ट करते जाओ, जो भी आता है अंदर आने दो, कोई फिल्टर नहीं, कोई चॉइस नहीं। ये तरीका है मशीन की तरह जीना। दूसरा, कॉन्शियसली, हर पल हर एक्शन में प्रेजेंट रहना, देखना कि क्या अंदर आ रहा है, डिसाइड करना कि क्या रखना है क्या नहीं। ये तरीका है इंसान की तरह जीना और यही है चेतना। सद्गुरु एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाते हैं। दो साधु थे, दोनों गंगा किनारे रहते थे। एक दिन दोनों गंगा पार करना चाहते थे। नदी में एक औरत डूब रही थी। पहले साधु ने तुरंत छलांग लगाई और औरत को बचा लिया। दूसरा साधु खड़ा देख रहा था। औरत बच गई। दोनों साधु आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद पहले साधु ने कहा, भाई, हमने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, औरत को छूना भी मना है। आज मैंने उसे बचाने के लिए छुआ, क्या ये गलत था?
दूसरा साधु हंसकर बोला, मैंने औरत को नदी में देखा, मैंने तुम्हें कूदते देखा, लेकिन तुम्हें औरत छुए 2 मिनट हुए। मैं अभी भी उस औरत को उठाए घुमा रहा हूं। तूने नदी में छोड़ दिया, मैंने अपने मन में। दोस्तों समझे, कर्मा तब तक चिपका रहता है जब तक आप कॉन्शियसली उसे प्रोसेस नहीं करते। जो हो गया वो हो गया, लेकिन आप उसे अपने मन में ढो रहे हो, वो नया कर्मा है। सद्गुरु कहते हैं, कर्मा का जाल बाहर नहीं है, अंदर है, तुम्हारे अपने मन में, और इस जाल को काटने की तलवार भी अंदर है, वो है तुम्हारी चेतना। 2.6 चैप्टर का समापन। तो दोस्तों, आज हमने समझा चित्ता, इन्फिनिट स्टोरेज, कॉस्मिक हार्ड ड्राइव। चेतना, अंदर की रोशनी जो इस स्टोरेज को एक्सेस करती है। 4 तरीके जिनसे कर्मा अक्यूमुलेट होता है: इंद्रियां, कर्मा, विचार और एनर्जीज। कार्मिक बैगेज जो हम साथ लेकर चलते हैं, और कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस लिविंग का फर्क। आज रात सोने से पहले एक बार पिछले 24 घंटे सोचिए, कितने काम आपने कॉन्शियसली किए, कितने ऑटोमेटिकली। बस इतना सा सवाल। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कर्मा के 4 प्रकार की: संचिता, प्रारब्धा, क्रियमाणा और आगामी। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपकी पूरी जिंदगी का मैप दिखाएगा। चैप्टर 3, कर्मा के 4 प्रकार। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि हमारा सारा कार्मिक डेटा कहां स्टोर होता है, चित्ता में, और यह भी समझा कि चेतना क्या है, वो इनर लाइट जो इस डेटा को एक्सेस कर सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रेमवर्क की जो आपकी पूरी जिंदगी का मैप दिखाएगा। सद्गुरु ने अपनी बुक कर्मा में जो सबसे पावरफुल चीजें बताई हैं, उनमें से एक है कर्मा के 4 प्रकार: संचिता, प्रारब्धा, क्रियमाणा और आगामी। इन चारों को समझ लेना मतलब ये समझ लेना कि आपकी जिंदगी का सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट आपके हाथ में है, कौन सा नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा पार्ट आप बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। 3.1 संचिता कर्मा, द स्टोर हाउस। पहला प्रकार है संचिता कर्मा। संचिता का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड, जो अक्यूमुलेट कर लिया, जमा कर लिया। सद्गुरु कहते हैं संचिता कर्मा वो है जो आपने पास्ट लाइव्स में, पास्ट जन्मों में, पास्ट एक्शन से अक्यूमुलेट किया है। वो सारा कार्मिक डेटा जो आपके साथ है। एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचिए आपने कॉलेज के 4 साल में कितनी किताबें पढ़ी, कौन सी याद हैं? बहुत सी याद नहीं होंगी, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं मौजूद है। कुछ आज काम आती है, कुछ नहीं, लेकिन है सब। वैसे ही संचिता कर्मा है, एक बड़ा सा गोडाउन जहां आपने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस की सारी कार्मिक फाइल्स रखी हुई हैं, जन्म दर जन्म का हिसाब किताब। सद्गुरु कहते हैं संचिता कर्मा एक बीज बैंक है। इसमें हर तरह के बीज मौजूद हैं, कुछ अभी उगने को तैयार, कुछ कल, कुछ कभी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस संचिता को खत्म कर सकते हैं? क्या हम अपने सारे पुराने कार्मिक रिकॉर्ड्स मिटा सकते हैं? सद्गुरु कहते हैं हाँ, लेकिन एक ही तरीके से। जब आप जीवित होते हुए भी मृतक हो जाते हो, जब आपका अहंकार, आपकी आइडेंटिटी, आपका मैं, ये सब खत्म हो जाता है, तब संचिता अपना असर खो देता है। लेकिन ये साधारण इंसान के लिए आसान नहीं है। इसीलिए हमें दूसरे रास्ते भी समझने होंगे, और वो रास्ते शुरू होते हैं दूसरे प्रकार से। 3.2 प्रारब्ध कर्मा, द अलॉटेड। दूसरा प्रकार है प्रारब्ध कर्मा। ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो कर्मा है जो इस जन्म के लिए राइप हो चुका है, जो अभी इसी लाइफ में एक्सपीरियंस होने को तैयार है। सद्गुरु एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपने मार्केट से एक कार्टून ऑफ एप्पल्स खरीदा। कार्टून में 50 एप्पल्स हैं, लेकिन आज आप सिर्फ वही एप्पल खा सकते हैं जो पक गया है। बाकी एप्पल्स को पकने दो, उन्हें आज नहीं खा सकते। वैसे ही संचिता में हजारों कार्मिक सीड्स हैं। उनमें से कुछ इस जन्म के लिए मैच्योर हो चुके हैं, वो प्रारब्ध है। कुछ अभी मैच्योर नहीं हुए, वो संचिता में ही रहेंगे। कुछ आगे के जन्मों के लिए वो आगामी बनेंगे। अब प्रारब्ध कर्मा डिसाइड करता है आपका बॉडी टाइप, कैसे दिखते हो, कौन सी फिजिकल क्वालिटीज हो, फैमिली, कहाँ पैदा हुए, कौन माँ बाप मिले, सर्कमस्टेंसेस, गरीबी में या अमीरी में, किस देश में, किस टाइम में, बेसिक टेंडेंसीज, कुछ इंस्टिंक्ट्स जो बचपन से दिखती हैं। सोचिए,
दो बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, एक ही हॉस्पिटल में, एक अमीर परिवार में, एक गरीब में। उन्होंने कुछ किया नहीं अभी, लेकिन उनकी स्टार्टिंग पॉइंट्स बिल्कुल अलग हैं। ये है प्रारब्ध। सद्गुरु कहते हैं, तुम्हारा प्रारब्ध डिसाइड करता है कि तुम्हें कौन सी बोट मिली, लेकिन ये डिसाइड नहीं करता कि तुम बोट चलाओगे कैसे। वो तुम्हारे हाथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रारब्ध तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे रेस में किसी को आगे से स्टार्ट करना पड़ता है, किसी को पीछे से, लेकिन विनर वो है जो अपनी रेस अच्छी दौड़े। बहुत लोग प्रारब्ध को देखते हैं और कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, प्रारब्ध को सवाल मत पूछो, प्रारब्ध को समझो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट मिला वो मिला, अब तुम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। और ये ले आते हैं हमें तीसरे प्रकार तक। 3.3 क्रियामाणा कर्मा, द डेली क्रिएशन। तीसरा प्रकार है क्रियामाणा कर्मा। ये सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये वो कर्मा है जो तुम अभी इसी पल क्रिएट कर रहे हो, इसी मिनट, इसी सेकंड। क्रियामाणा का मतलब है जो एक्टिवली हो रहा है। तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, जो भी तुम अभी कर रहे हो वो सब क्रियामाणा है। सद्गुरु कहते हैं, क्रियामाणा तुम्हारी असली आजादी है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो तुम्हारे कंट्रोल में है। एक एनालॉजी और लेते हैं। प्रारब्ध है वो बोट जो तुम्हें मिली, हो सकती है छोटी हो, पुरानी हो, लीक हो रही हो। लेकिन क्रियामाणा है तुम कैसे बोट चला रहे हो, कैसे पानी निकाल रहे हो, कैसे किनारे की तरफ बढ़ रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो क्रियामाणा तुम आज कर रहे हो वो कल जाकर प्रारब्ध बन सकता है, या आगामी बन सकता है, या संचिता में ऐड हो सकता है। मतलब तुम आज जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया कि रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करोगे। आज नहीं किया, कल किया, परसों नहीं किया, लेकिन एक दिन आएगा जब मेडिटेशन आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर वो हैबिट आपके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगी। फिर लोग कहेंगे वो तो ध्यानी इंसान है। ये कैसे हुआ? आपकी डेली एक्शंस यानी क्रियामाणा ने आपकी टेंडेंसी बना दी, जो प्रारब्ध में ऐड हो सकती है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, हर पल संभल के जियो, हर एक्शन मैटर करता है, हर थॉट मैटर करता है, क्योंकि तुम अपना फ्यूचर खुद बना रहे हो। और ये ले आता है हमें चौथे प्रकार तक। 3.4 आगामी कर्मा, द फ्यूचर क्रिएशन। चौथा प्रकार है आगामी कर्मा। आगामी का मतलब है जो आने वाला है, फ्यूचर में फल देने वाला कर्मा। टेक्निकली आगामी और क्रियामाणा में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्लियरली समझते हैं। क्रियामाणा है एक्शन जो तुम अभी कर रहे हो, आगामी है उस एक्शन का रिजल्ट जो फ्यूचर में मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं, जो तुम आज बो रहे हो वो कल उगेगा, वो कल का उगा हुआ पौधा है आगामी। अब इन चारों को एक साथ समझते हैं ताकि क्लियर हो। सोचिए, आपके पास एक बड़ा सा खेत है, संचिता। इस खेत में हजारों बीज पड़े हैं, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ कभी उगे नहीं, कुछ अभी उगने को तैयार। उन बीज में से कुछ इस मौसम में उगने के लिए तैयार हैं, वो है प्रारब्ध। उन्हें तुम अभी देख सकते हो, उनके साथ डील कर सकते हो। अब तुम इस मौसम में नए बीज भी बो सकते हो, ये है क्रियामाणा। जो तुम आज बोओगे वो अगले मौसम में उगेगा, वो हुआ आगामी। और जो बीज इस मौसम में नहीं होगे वो वापस खेत में चले गए, संचिता में ऐड हो गए। ये साइकिल है, ये सिस्टम है। सद्गुरु कहते हैं, इस सिस्टम को समझ लेना मतलब अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। 3.5 इन चारों का कनेक्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं इन चारों के आपस में कनेक्शन की, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये एक साथ मिलकर हमारी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, राधा। राधा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हमेशा टेंशन रहती थी। पापा को गुस्सा बहुत आता था, घर का माहौल अच्छा नहीं था। ये राधा का प्रारब्ध है, उसकी चॉइस नहीं थी। अब राधा बड़ी होती है, उसके अंदर एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। वो हमेशा डर के साथ रहती है कि कोई गुस्सा ना हो जाए। वो प्लीज करती रहती है सबको। ये पैटर्न उसके प्रारब्ध से आया। लेकिन अब राधा के पास ऑप्शन है। वो कॉन्शियसली देख सकती है कि ये पैटर्न है मेरा, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, क्या मैं इसे बदल सकती हूं? यहां से शुरू होता है उसका क्रियामाणा। वो डिसाइड करती है कि आज से मैं अपनी वैल्यू समझूंगी, किसी को प्लीज करने के लिए अपनी बाउंड्रीज नहीं तोड़ूंगी। वो छोटी छोटी एक्शंस करती है, नहीं कहना सीखती है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखती है,
ये एक्शंस अभी छोटे हैं, लेकिन इनका इफेक्ट होगा। अगले साल, अगले 5 साल में राधा एक अलग इंसान बनेगी। वो अलग इंसान, वो है आगामी का रिजल्ट। और जो पुरानी पैटर्न्स कंप्लीटली गायब नहीं हुई, वो संचिता में स्टोर हो गई। शायद कभी फ्यूचर में किसी जन्म में उनसे डील करना पड़े। सद्गुरु कहते हैं, ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक तुम पूरे तरह से कॉन्शियस नहीं हो जाते, जब तक तुम अपने हर एक्शन में, हर थॉट में फुली प्रेजेंट नहीं हो जाते। और यहां तो एक और गहराई है दोस्तों। बहुत बार हम प्रारब्ध के साथ इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें लगता है मैं यही हूं, मैं वीक हूं, मैं डरपोक हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी कहानी हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। तुम कहानी से बड़े हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो जो तुम्हारे साथ हुआ। और ये रियलाइजेशन, ये चेतना की शुरुआत है। 3.6 कौन सा कर्म तुम्हारे हाथ में है? दोस्तों, अब तक हमने चारों प्रकार समझ लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कौन सा कर्म तुम बदल सकते हो? प्रारब्ध? नहीं, जो हो चुका, जो मिल चुका वो मिल चुका, उस पर रोना धोना बेकार है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। संचिता? बहुत मुश्किल, जब तक पूरे का पूरा एनलाइटनमेंट नहीं हो जाता, संचिता अपनी जगह रहेगा। आगामी? वो अभी आया नहीं, वो रिजल्ट है तुम्हारे आज के एक्शंस का, तो वो तुम इनडायरेक्टली बना रहे हो। लेकिन क्रियामाणा, ये बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है। ये इस पल का एक्शन, ये आज का डिसीजन, ये अभी का थॉट। और इसीलिए सद्गुरु इतना जोर देते हैं प्रेजेंट मोमेंट पर, क्योंकि पावर सिर्फ यहां है, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, अभी यहीं इस पल। सद्गुरु कहते हैं, लोग पास्ट में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं, लेकिन जो इंसान प्रेजेंट में जीता है वो अपना फ्यूचर खुद बना लेता है। तो आज से जब भी लगे कि लाइफ में कुछ कंट्रोल में नहीं, याद करो, मेरा क्रियमाणा मेरा हाथ में है। क्या मैं आज कुछ अलग कर सकता हूं? क्या मैं आज थोड़ा और कॉन्शियस हो सकता हूं? क्या मैं आज थोड़ा और प्यार से बात कर सकता हूं? ये छोटी छोटी चीजें, यही तुम्हारा असली पावर है। 3.7 प्रैक्टिकल टेकअवेज। तो दोस्तों, चैप्टर को बंद करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल टेकअवेज ले लेते हैं। पहला, अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करो। जो मिला उसके साथ शांति से रहो। गरीबी में पैदा हुए तो क्या हुआ, तुम अब क्या कर रहे हो ये देखो। फैमिली अच्छी नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम अब कैसे इंसान बन रहे हो ये देखो। दूसरा, अपने क्रियामाणा को कॉन्शियसली चूज करो। हर सुबह उठ के पूछो, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, और फिर उस हिसाब से एक्शंस लो। तीसरा, अपने संचिता से डरना मत, वो तुम्हारा पास्ट है, तुम नहीं हो। जब तुम कॉन्शियस होते हो तो संचिता के पुराने इंप्रेशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। चौथा, अपना आगामी अभी से बनाओ। जो तुम आज बोओगे वो कल मिलेगा, तो आज अच्छा बोओ। पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, हर पल में प्रेजेंट रहो। पावर यहां है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। चैप्टर का समापन। दोस्तों, आज हमने समझा संचिता कर्मा, अक्यूमुलेटेड कर्मा, बीज बैंक। प्रारब्ध कर्मा, जो इस जन्म के लिए पक चुका। क्रियामाणा कर्मा, जो अभी क्रिएट कर रहे हो। आगामी कर्मा, जो फ्यूचर में फल देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन चारों का कनेक्शन और इंटरैक्शन। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम इन चारों को समझ जाते हो, तुम अपनी लाइफ के राइटर बन जाते हो, रीडर नहीं, राइटर। तो आज रात सोने से पहले एक बार सोचिए, आपके लाइफ में कौन सी चीजें प्रारब्ध हो सकती हैं, कौन सी आपकी क्रियामाणा से आ रही हैं, और कल से आप कौन सा नया क्रियामाणा शुरू कर सकते हो जो आपका आगामी बदल दे। बस इतना सा सवाल। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कर्म का विज्ञान की, कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये साइंस भी है। कैसे मॉडर्न फिजिक्स और न्यूरो साइंस सद्गुरु की बातों को प्रूव कर रहे हैं। चैप्टर 4 कर्मा का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड कर्मा। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कर्मा के 4 प्रकार, संचिता, प्रारब्ध, क्रियमाणा और आगामी। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें पूरी जिंदगी का हिसाब किताब समझा गया। लेकिन अब तक एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं कर्मा की, ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, एक धार्मिक सोच, या इसके पीछे कोई साइंस भी है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कर्मा के विज्ञान की। कैसे मॉडर्न फिजिक्स, न्यूरो साइंस और बायोलॉजी सद्गुरु की इन बातों को प्रूव कर रहे हैं कि कर्मा सिर्फ एक बिलीफ नहीं, बल्कि एक नेचुरल लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। 4.1 कर्मा एक नेचुरल लॉ है। सद्गुरु कहते हैं,
कर्मा कोई मॉरल सिस्टम नहीं है। ये कोई जज नहीं है जो बैठा है कि किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या बुरा किया। कर्मा तो एक नेचुरल लॉ है, बिल्कुल वैसे जैसे ग्रेविटी का लॉ है। अगर आप ऊपर से कूदेंगे नीचे आएंगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी आपको पनिश कर रही है। ग्रेविटी तो बस अपना काम कर रही है। आपने एक्शन लिया कूदने का, अब रिएक्शन आएगा गिरने का। वैसे ही कर्मा है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं, ये सिंपल साइंस है। सोचिए, आपने किसी को गुस्सा दे दिया, क्या होगा? सामने वाला इंसान या तो आपको गुस्सा देगा या अंदर ही अंदर जलेगा या आपसे दूर जाएगा। ये रिएक्शन ऑटोमेटिक है। इसके लिए कोई ऊपर वाला नहीं बैठा है डिसाइड करने के लिए। आपने किसी की मदद की, क्या होगा? सामने वाला खुश होगा या आपका एहसान मानेगा या कभी आपकी मदद करेगा। ये भी ऑटोमेटिक है। सद्गुरु कहते हैं ये दुनिया एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। हर बटन का एक रिजल्ट होता है। तुम बटन दबाओगे तो रिजल्ट आएगा। अच्छा बटन दबाओ या बुरा, मशीन डिसाइड नहीं करती, मशीन तो बस काम करती है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि कर्मा पनिशमेंट का सिस्टम है तो हम डरे रहते हैं, डर से एक्शंस करते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि कर्मा एक नेचुरल लॉ है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यही पावर है। कॉज एंड इफेक्ट एट सटल लेवल्स। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि हर एक्शन एक वाइब्रेशन पैदा करता है, और वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, और कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में वो आपके पास वापस आता है। सद्गुरु कहते हैं तुम जो भी करते हो वो एक एनर्जी वेव क्रिएट करता है। वो वेव तुमसे दूर जाती है लेकिन एक दिन वापस आती है, क्योंकि ये यूनिवर्स सर्कुलर है, हर चीज वापस आती है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये लॉ सिर्फ फिजिक्स में नहीं, लाइफ में भी उतना ही सच है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि एनर्जी और मैटर एक ही चीज के दो रूप हैं। तुम्हारे थॉट्स भी एनर्जी हैं, तुम्हारी फीलिंग्स भी एनर्जी हैं, और ये एनर्जी खत्म नहीं होती। वो जाती है, ट्रैवल करती है और कभी ना कभी वापस आती है। सद्गुरु इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। कहते हैं जो तुम आज फील कर रहे हो वो कल तुमने किसी और को फील करवाया था। जो तुम आज दे रहे हो वो कल तुम्हें मिलने वाला है। एक छोटी सी बात, आपने कभी नोटिस किया कि जब आप किसी से अच्छा बिहेव करते हो तो दिन अच्छा जाता है, और जब किसी से खराब बिहेव करते हो तो आगे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है? ये कोई मैजिक नहीं है, सिंपल कॉज एंड इफेक्ट है। अच्छा बिहेव करोगे तो लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, खराब बिहेव करोगे तो लोग खराब रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये रिस्पॉन्सेज मिलके आपका पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सद्गुरु कहते हैं तुम्हारा एनवायरनमेंट तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा एक्सटेंशन है। जो तुम हो वैसा एनवायरनमेंट तुम क्रिएट करते हो। 4.3 कर्मा एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, साइंस ऑफ ब्रेन। अब बात करते हैं न्यूरोसाइंस की। मॉडर्न साइंस ने एक चीज डिस्कवर की है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग चेंज हो सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, पुराने कनेक्शंस तोड़ सकता है। जो सोच हम बार बार सोचते हैं वो दिमाग में फिजिकल पाथवे बना देती है। सद्गुरु हजारों साल पहले यही कह रहे थे। कहते थे जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो, जो तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है, जो हैबिट बन जाती है वो तुम्हारा पर्सनैलिटी बन जाता है, और जो पर्सनैलिटी बन जाता है वो तुम्हारा डेस्टिनी बन जाता है। और आज साइंस यही प्रूव कर रही है। सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट गुस्सा करते हैं तो आपका दिमाग गुस्सा करने की प्रैक्टिस कर रहा है, नए न्यूरॉन्स बना रहा है जो गुस्सा फील करने में हेल्प करें। एक टाइम आएगा जब आपको गुस्सा ऑटोमेटिकली आएगा, बिना कोशिश के। और अगर आप रोज 10 मिनट ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, किसी चीज के लिए थैंक्स फील करते हैं, तो आपका दिमाग ग्रैटिट्यूड के नए कनेक्शंस बना रहा है। एक टाइम आएगा जब आप ऑटोमेटिकली ग्रेटफुल फील करोगे। यह है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और यही है कर्मा का साइंस। सद्गुरु कहते हैं आप अपना दिमाग फिजिकली चेंज कर सकते हैं। 21 दिन की प्रैक्टिस से आप नए न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं। 90 दिन में वो परमानेंट हो सकते हैं। ये मैजिक नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पुरानी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आप नए पैटर्न्स बना सकते हैं, नए रिएक्शंस चूज कर सकते हैं। आप अपना ब्रेन फिजिकली रिवायर कर सकते हैं। ये कैसे होता है?
थ्रू कॉन्शियस रेपिटेशन। जो तुम बार बार कॉन्शियसली करते हो वो एक टाइम के बाद अनकॉन्शियसली भी होगा, लेकिन कॉन्शियस स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिल जाते हैं। दोनों कहते हैं तुम बदल सकते हो, तुम लिमिटेड नहीं हो, तुम्हारे अंदर इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है। 4.4 क्वांटम फिजिक्स एंड कर्मा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो देखता है वो डिसाइड करता है कि क्या देखा जा रहा है। एक्सपेरिमेंट में जब साइंटिस्ट्स पार्टिकल्स को देखते हैं तो पार्टिकल्स अलग बिहेव करते हैं, और जब नहीं देखते तो अलग। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन सिंपल भाषा में आपका ऑब्जर्वेशन रियलिटी क्रिएट करता है। सद्गुरु हजारों साल पहले यही कह रहे थे। कहते थे दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम देखते हो, दुनिया वैसी बन जाती है जैसे तुम देखते हो। सोचिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में है, एक उनमें प्रॉब्लम देखता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी देखता है। सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन अलग है। और जो वो एक्सपीरियंस करते हैं वो उनके कर्मा बना रहा है, जो वो फील करते हैं वो उनके फ्यूचर एक्शंस को डिसाइड कर रहा है। सद्गुरु कहते हैं तुम दुनिया को कैसे देखते हो ये तुम्हारा कार्मिक लेंस डिसाइड करता है, और वो लेंस तुम चेंज कर सकते हो। ये क्वांटम फिजिक्स की बहुत एडवांस्ड बात है, लेकिन सद्गुरु इसे इतना सिंपल बना देते हैं। कहते हैं अगर तुम अपना नजरिया बदल दो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, ये साइंस है। ऑब्जर्वेशन रियलिटी क्रिएट करता है। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सद्गुरु रिपीटेडली कहते हैं कि कर्मा का मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, जैसे कोई हिसाब किताब हो। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कर्मा न्यूट्रल है, वो अच्छा बुरा नहीं जानता, वो बस रिकॉर्ड करता है। जैसे टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है, चाहे तुम गाना गाओ या रोना रो, वो रिकॉर्ड करेगा। सद्गुरु एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी देते हैं। कहते हैं जैसे तुम्हारे हाथ में लोहा है, उस लोहा से तुम चुरा बना सकते हो या तलवार बना सकते हो या कोई खूबसूरत मूर्ति बना सकते हो। लोहा न्यूट्रल है, तुम्हारा इंटेंशन डिसाइड करता है कि क्या बनेगा। वैसे ही कर्मा है, वो न्यूट्रल एनर्जी है, वो तुम्हारी एक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसका फल वो तुम्हारी चेतना पर डिपेंड करता है। अगर तुम गुस्सा से एक्शन करोगे तो वो एक्शन गुस्सा जनरेट करेगा, अगर तुम प्यार से एक्शन करोगे तो वो एक्शन प्यार जनरेट करेगा। कर्मा डिसाइड नहीं करता कि गुस्सा अच्छा है या बुरा, वो तो बस गुस्सा को रिकॉर्ड करता है और फिर वो गुस्सा तुम्हारे पास वापस आता है किसी न किसी फॉर्म में। सद्गुरु कहते हैं ये दुनिया में कोई जज नहीं है, तुम खुद अपने जज हो, जो बोओगे वो तुम्हें मिलता है। सिंपल। 4.6 प्रैक्टिकल विजडम, साइंस को लाइफ में कैसे लगाएं। तो दोस्तों, इतना साइंस समझने के बाद प्रैक्टिकल सवाल यह है कि इसे लाइफ में कैसे लगाएं। पहला, समझो कि तुम्हारे हर एक्शन का इफेक्ट होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे तुम्हें दिखे या ना दिखे। ये ग्रेविटी की तरह है, तुम मानो या ना मानो काम करेगी। दूसरा, अपनी सोच को देखो। न्यूरो साइंस कहती है कि जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। तो हर सुबह उठ के पूछो आज मैं कैसे सोचना चाहता हूं। तीसरा, अपने ऑब्जर्वेशन को बदलो। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो तुम देखते हो वैसी रियलिटी बनती है। अगर प्रॉब्लम देखोगे प्रॉब्लम बढ़ेगी, अगर अपॉर्चुनिटी देखोगे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। चौथा, अपनी संगत संभालो। मिरर न्यूरॉन्स कहती है कि तुम वैसी ही बन जाओगी जैसे तुम्हारे आसपास के लोग हैं। अच्छी कंपनी चुनो। पांचवा, हर एक्शन को कॉन्शियस करो। जब तुम कॉन्शियस होते हो तुम अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो। जब अनकॉन्शियस होते हो तुम बस अपने पास्ट को रिपीट कर रहे हो। सद्गुरु कहते हैं साइंस ने अब जाकर वो बातें प्रूव करनी शुरू की हैं जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह गए थे। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, जो काम करता है वो काम करता है, तुम यूज करो। चैप्टर का समापन। दोस्तों, आज हमने समझा कर्मा एक मॉरल सिस्टम नहीं, नेचुरल लॉ है, ग्रेविटी की तरह। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, कॉज एंड इफेक्ट। न्यूरोसाइंस प्रूव करती है कि हम अपना दिमाग चेंज कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वेशन रियलिटी क्रिएट करता है। कर्मा न्यूट्रल है, वो जज नहीं करता, बस रिकॉर्ड करता है। सद्गुरु कहते हैं कर्मा का साइंस समझ लेना मतलब अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। तुम अब एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो हो रहा है वो तुम्हारी ही क्रिएशन है। तो आज रात सोने से पहले एक बार सोचिए, आज मैंने कौन सा एक्शन लिया जो मेरा फ्यूचर बदल सकता है।
कौन सा थॉट मैंने बार बार सोचा जो मेरी हैबिट बन रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन मैंने किया जो मेरी रियलिटी बना रहा है। बस इतना सा सवाल। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कर्मा का जाल की, कि हम इस कार्मिक साइकिल में कैसे फंस जाते हैं और कैसे इसे पहचाना जाए। चैप्टर 5, कर्मा का जाल, द एंटेंगलमेंट। पिछले चैप्टर में हमने समझा कर्मा का साइंस, कि ये कोई मॉरल सिस्टम नहीं बल्कि एक नेचुरल लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर कॉज का इफेक्ट। लेकिन अगर ये इतना सिंपल है तो फिर हम फंसते क्यों हैं? अगर कर्मा एक न्यूट्रल लॉ है तो हमें इसमें उलझना क्यों पड़ता है, जैसे मकड़ी अपने जाल में खुद फंस जाती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कर्मा के जाल की, जैसे हम इस साइकिल में फंस जाते हैं, कैसे हम वही पैटर्न्स बार बार रिपीट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे इस जाल को पहचाना जाए। 5.1 हाउ वी गेट ट्रैप्ड। सद्गुरु कहते हैं कर्मा का जाल बाहर नहीं है, वो अंदर है, तुम्हारे अपने मन में। लेकिन फिर ये जाल बनता कैसे है? कैसे हम एक सिंपल लॉ को इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं? सद्गुरु एक साइकिल बताते हैं, 4 स्टेप्स का साइकिल। पहला स्टेप, कर्मा क्रिएट्स टेंडेंसीज। जो तुम बार बार करते हो वो तुम्हारी टेंडेंसी बन जाती है। संस्कृत में इसे कहते हैं वासना। दूसरा स्टेप, टेंडेंसीज क्रिएट डिजायर्स। जब कुछ करने की टेंडेंसी बन जाती है तो वो डिजायर क्रिएट करती है, तुम वो चीज चाहने लगते हो। तीसरा स्टेप, डिजायर्स क्रिएट एक्शंस। जब दिल में कुछ करने की इच्छा जगती है तो तुम करते हो, एक्शन लेता है। चौथा स्टेप, एक्शंस क्रिएट मोर कर्मा। जो तुम करते हो वो नए इंप्रेशंस छोड़ता है, और ये नए इंप्रेशंस संचिता में ऐड हो जाते हैं, और फिर साइकिल शुरू हो जाती है। नए टेंडेंसीज, नए डिजायर्स, नए एक्शंस, नया कर्मा। सोचिए एक छोटी सी बात, आपको हैबिट है रात को देर तक फोन चलाने की। ये कैसे शुरू हुई? पहले एक बार किया, मजा आया, फिर दूसरी बार किया और आदत बन गई। अब टेंडेंसी है रात को फोन चलाने की। ये टेंडेंसी डिजायर बन जाती है। फोन चलाओ, रील देखो, स्क्रॉल करो। जब डिजायर स्ट्रांग होती है तो एक्शन होता है। फोन उठा लिया, स्क्रॉल शुरू कर दिया। एक्शन से क्या हुआ? नया इंप्रेशन बना, ब्रेन को और डोपामीन मिला, अब और ज्यादा स्क्रॉल करने की टेंडेंसी बन गई। साइकिल टाइट होती गई। ये छोटी सी चीज है, लेकिन सेम साइकिल बड़ी चीजों में भी चलती है। गुस्सा, जेलसी, अटैचमेंट, फियर, सब कुछ। सद्गुरु कहते हैं ये चक्की है, तुम घरते रहो, आटा पीसते रहो, लेकिन कभी सोचा कि इस चक्की से बाहर कैसे निकलना है? 5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट, द रियल नॉट। दोस्तों, अब बात करते हैं असली उलझन की। कर्मा का जाल इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सद्गुरु कहते हैं कार्मिक एंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा कारण है आइडेंटिफिकेशन। तुम अपने कर्मा को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। सोचिए, कोई आता है और कहता है मैं गरीब हूं। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी बन गई। अब वो गरीबी से लड़ता नहीं, वो गरीबी के साथ जीना सीख लेता है। उसकी आइडेंटिटी ही गरीबी बन गई। कोई कहता है मैं दुखी हूं, दुख उसकी पहचान बन गया। अब सुख आएगा तो उसे डर लगेगा, क्योंकि सुख में उसका मैं खत्म हो जाएगा। कोई कहता है मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, ये भी आइडेंटिटी बन गई। अब सक्सेस जाने का डर, सक्सेस मेंटेन करने का टेंशन, ये भी एक बंधन है। सद्गुरु कहते हैं जो तुम हो वो तुम्हारा कर्मा नहीं है, जो तुमने किया वो तुम्हारा कर्मा है। तुम तो उससे परे हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। हम अपने एक्शंस के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि हम वही बन जाते हैं। जैसे एक्टर अपने रोल में इतना खो जाए कि भूल जाए कि वो असली में कुछ और है। सोचिए, आपने कभी नोटिस किया कि आप अपनी प्रॉब्लम्स से चिपके रहते हैं, जैसे वो प्रॉब्लम्स आपकी आइडेंटिटी बन गई हों। अगर वो प्रॉब्लम्स ना हो तो आप कौन होगे? ये अंदर का डर है। मैं डिप्रेस्ड हूं, ये कहना आसान है। मैं डिप्रेशन से बाहर आ रहा हूं, ये मुश्किल है, क्योंकि पहले में आइडेंटिटी सेफ है, दूसरे में आइडेंटिटी खतरे में है। सद्गुरु कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे साथ हैं, तुम तो उससे अलग हो। लेकिन जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक वो तुमसे चिपकी रहेंगी। ये आइडेंटिफिकेशन का जाल है, और ये जाल बहुत मजबूत है। 5.3 द रोल ऑफ मेमोरी, केमिकल कर्मा। अब बात करते हैं मेमोरी की। सद्गुरु कहते हैं कर्मा सिर्फ मेंटल नहीं है, वो केमिकल भी है। मतलब जो तुम एक्सपीरियंस करते हो वो तुम्हारे बॉडी में केमिकल मेमोरी छोड़ जाता है। तुम्हारा बॉडी सब याद रखता है। आपने कभी नोटिस किया कि किसी चीज को याद करते ही बॉडी रिएक्ट कर जाती है? किसी ने आपको धोखा दिया, साल बीत गए, लेकिन जब वो याद आता है तो भी दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं, पेट में कुछ होता है। क्यों?
क्योंकि बॉडी ने वो एक्सपीरियंस स्टोर कर लिया, वो केमिकल मेमोरी बन गई और आज सालों बाद सिर्फ याद आने से वो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं तुम्हारा बॉडी अपना भूत ढो रहा है और वो भूत तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। एक और एग्जाम्पल, बचपन में किसी ने आपको बुली किया, साल बीत गए, अब आप बड़े हो गए, लेकिन जब भी कोई आपको थोड़ा सा भी टॉन्ट करता है आप अंदर से टूट जाते हो। बाहर से दिखाओ नहीं, लेकिन अंदर से वही बचपन का दर्द। ये है केमिकल मेमोरी, ये है बॉडी का कर्मा। और यहां तक कि ये मेमोरी आपके जीन्स में भी स्टोर हो सकती है। साइंस इसे कहती है एपिजेनेटिक मेमोरी, सद्गुरु इसे कहते हैं कार्मिक इनहेरिटेंस। ये सब मिलके एक मजबूत जाल बना देते हैं। मेंटल, इमोशनल, केमिकल, जेनेटिक, हर लेवल पर हम फंसे हैं। 5.4 ब्रेकिंग द पैटर्न, पहचान की शुरुआत। दोस्तों, इतना सुन के आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना गहरा है, तो क्या हम कभी इससे निकल ही नहीं सकते? सद्गुरु कहते हैं निकल सकते हो, लेकिन पहला स्टेप है पहचानना कि तुम फंसे हो। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इतने एडजस्ट हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो प्रॉब्लम्स हैं। वो नॉर्मल लगने लगती हैं, वो लाइफस्टाइल बन जाती हैं। जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम बीमार हो, तुम इलाज क्यों करोगे? जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम फंसे हो, तुम आजादी क्यों चाहोगे? सद्गुरु कुछ सवाल पूछते हैं, आप खुद से पूछिए, कौन सा पैटर्न है जो मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है? कौन सा रिएक्शन है जो मेरी सोच के अगेंस्ट भी आता है लेकिन आता है? कौन सी बात है जो मुझे हमेशा ट्रिगर कर देती है? कौन सा रिश्ता है जिसमें मैं बार बार वही गलतियां करता हूं? ये सब पैटर्न की पहचान है, ये सब कर्मिक जाल की पहचान है। सद्गुरु कहते हैं जब तुम अपने पैटर्न्स को देखने लगते हो, जब तुम अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने लगते हो, तब तुम उनसे अलग हो जाते हो। और अलग होना यही आजादी की शुरुआत है। एक छोटी सी प्रैक्टिस बताता हूं। कल से जब भी कोई सिचुएशन आए, कोई ट्रिगर हो, कोई रिएक्शन उठे, रुक कर देखो, बस देखो। गुस्सा आ रहा है, देखो कि गुस्सा आ रहा है। डर लग रहा है, देखो कि डर लग रहा है। जेलसी हो रही है, देखो कि जेलसी हो रही है। जज मत करो कि गलत है या सही, बस देखो, ऑब्जर्व करो। क्या होता है इससे? जो देखता है वो अलग हो जाता है जो दिख रहा है। एक अलग लेयर क्रिएट हो जाती है, और यही अलग होना, यही डिस्टेंस, यही है कॉन्शियसनेस। सद्गुरु कहते हैं जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो, और देखने से मुक्ति मिलती है। 5.5 द स्टोरी ऑफ टू वुल्व्स। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है, सद्गुरु अक्सर सुनाते हैं। एक बुद्धिमान अपने पोता को समझा रहा था। बोला, बेटा, हर इंसान के अंदर दो भेड़िए लड़ते हैं, एक अच्छा, एक बुरा, एक प्यार वाला, एक गुस्सा वाला, एक दयालु, एक स्वार्थी, दोनों लड़ते रहते हैं। पोता बोला, दादा, ये लड़ाई कौन जीतेगा? बुद्धिमान हंसकर बोला, जिसको तू खाना खिलाएगा वो जीतेगा। सद्गुरु इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कौन सा भेड़िया जीतेगा। असली सवाल ये है कि तू कौन सा भेड़िया है। तू दोनों से अलग है जो देख रहा है। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं कि हमारी अंदर की लड़ाई में हम किसी एक को सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा भेड़िया चूज कर सकते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं तुम वो नहीं हो जो लड़ रहा है, तुम वो हो जो देख रहा है। तुम तो दोनों भेड़ियों से अलग हो। जब ये रियलाइजेशन आता है तब कर्म का जाल कमजोर हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम वो नहीं हो जो फंसा है, तुम वो हो जो देख रहे हो। और देखने वाला कभी फंसा नहीं होता, वो हमेशा आजाद है। 5.6 प्रैक्टिकल साइंस ऑफ कार्मिक एंटेंगलमेंट। दोस्तों, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कैसे पहचाने कि हम कर्मिक जाल में फंसे हैं? कुछ साइंस है। पहला साइन, रेपिटेशन। वही प्रॉब्लम्स बार बार आना, वही टाइप के लोग मिलना, वही रिएक्शंस होना। अगर लाइफ सेम साइकिल में घूम रही है तो समझ लो जाल है। दूसरा साइन, ओवर रिएक्शन। छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा अटैचमेंट। रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा है, इसका मतलब पास्ट का बैगेज एक्टिव है। तीसरा साइन, रेजिस्टेंस टू चेंज। नया करने से डर लगना, कंफर्ट जोन में रहना, यह भी एंटेंगलमेंट का साइन है। चौथा साइन, ब्लेमिंग अदर्स। ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मुझे ये सिचुएशन क्यों मिली। जब तक दूसरों को ब्लेम कर रहे हो तब तक अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे।
और जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक आजाद नहीं हो सकते। 5वां साइन, फीलिंग स्टक। जैसे कुछ करने को है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, जैसे एनर्जी ब्लॉक है, जैसे आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन कोई इनविजिबल चीज रोक रही है। अगर ये साइंस हैं तो समझ लो कर्मिक जाल एक्टिव है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि पहचान ही इलाज की शुरुआत है। 5.7 द फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम। सद्गुरु कहते हैं कर्मिक जाल से आजादी का पहला स्टेप है देखना कि तुम फंसे हो। दूसरा स्टेप है देखना कि तुम फंसे हो। तीसरा स्टेप भी यही है। मतलब क्या? मतलब जब तक तुम देखते हो, जब तक तुम ऑब्जर्व करते हो, तब तक तुम उलझ नहीं रहे, तब तक नया कर्म क्रिएट नहीं हो रहा। और एक दिन ऑब्जर्व करते करते तुम देखते हो कि तुम कभी फंसे ही नहीं थे, तुम तो हमेशा आजाद थे, बस भूल गए थे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम कर्मिक जाल में नहीं हो, तुम सिर्फ ये भूल गए हो कि तुम उसके बाहर हो। जैसे कोई सपना देख रहा हो और भूल गया कि सपना देख रहा है। सपना कितना भी डरावना हो, जब जाग जाओगे पता चलेगा कि सपना था। वैसे ही ये पूरी कर्मिक साइकिल एक सपना है और तुम जाग सकते हो, कभी भी, अभी भी। सद्गुरु कहते हैं जागने की पावर तुम्हारे पास है, बस थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी अवेयरनेस, और फिर देखते हो जाल था ही नहीं। चैप्टर का समापन। दोस्तों, आज हमने समझा कर्म का जाल कैसे बनता है। टेंडेंसीज से डिजायर्स, डिजायर्स से एक्शंस, एक्शंस से नए कर्मा। आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ी उलझन है। हम अपने कर्म को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बॉडी की केमिकल मेमोरी जो एक्सपीरियंसेस को स्टोर करके रखती है। पैटर्न्स को पहचानना, यही आजादी की शुरुआत है। टू वुल्व्स की कहानी, और हम दोनों से अलग हैं। कार्मिक एंटेंगलमेंट के साइंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, देखना ही मुक्ति है। सद्गुरु कहते हैं जाल में फंसना एक बात है, लेकिन ये जानना कि हम फंसे हैं, यही मुक्ति की शुरुआत है। एक बार सोचिए, कौन सा पैटर्न है जो मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है? कौन सी बात मुझे ट्रिगर करती है? और कल सुबह उठ के बस देखिए। जज मत करो, चेंज करने की कोशिश मत करो, बस देखते रहो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कर्म से मुक्ति की। कैसे इस जाल से परमानेंटली निकल सकते हैं, कैसे मुक्ति संभव है। चैप्टर 6 कर्मा से मुक्ति, द पाथ टू फ्रीडम। पिछले 5 चैप्टर में हमने कर्मा की बहुत गहराई में बात की। समझा कि कर्मा क्या है, कहाँ स्टोर होता है, 4 प्रकार कौन से हैं, साइंस क्या कहती है, और कैसे हम इसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अब तक एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम इस जाल से निकल सकते हैं? क्या कर्मा से मुक्ति संभव है? अगर हां, तो कैसे? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कर्मा से मुक्ति की। यह चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां हम थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम समझेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। 6.1 मुक्ति क्या है? अंडरस्टैंडिंग लिबरेशन। सबसे पहले यह समझना होगा कि मुक्ति का मतलब क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है दुनिया छोड़ देना, जंगल में चले जाना, घर, परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब छोड़कर भाग जाना। लेकिन सद्गुरु कहते हैं मुक्ति का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। मुक्ति का मतलब है दुनिया के बीच रहते हुए भी आजाद रहना। सद्गुरु एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं जैसे कमल का फूल, वो पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। पानी के ऊपर रहता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं जाता। वैसे ही मुक्ति है, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर ना आए। काम करो लेकिन काम में ना फंसो। रिश्ते रखो लेकिन रिश्तों में ना खो जाओ। सद्गुरु कहते हैं मुक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़कर जा रहे हो। मुक्ति का मतलब है कि दुनिया तुम्हारे अंदर से गुजर रही है, लेकिन कहीं अटकती नहीं। जैसे हवा आती है और चली जाती है, जैसे पानी बहता है और चला जाता है, कुछ चिपकता नहीं। ये है असली मुक्ति। फ्रीडम विद इन लाइफ, नॉट फ्रॉम लाइफ। सोचिए, आपको क्या आजाद कर देता है? जब कोई चीज आपके पास आती है और जाती है और आप वही रहते हो। जब सक्सेस आती है तो उसमें खो नहीं जाते। जब फेलियर आता है तो उसमें टूट नहीं जाते। जब कोई आता है तो उसके साथ चिपक नहीं जाते। जब कोई जाता है तो उसके साथ नहीं चले जाते। ये है मुक्ति, ये है असली आजादी। और सद्गुरु कहते हैं ये आजादी कहीं दूर नहीं है, यहीं है, अभी है, इसी पल में संभव है। 6.2 अवेयरनेस द फर्स्ट की। मुक्ति का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की है अवेयरनेस।
सद्गुरु कहते हैं, कर्मा एग्जिस्ट्स ओनली इन अनकॉन्शियसनेस, अवेयरनेस डिसॉल्व्स इट। मतलब जब तक तुम अनअवेयर हो तब तक कर्मा बनता है, जब तुम अवेयर हो जाते हो तो कर्मा डिसॉल्व हो जाता है। जैसे अंधेरा होता है तो चीजें दिखती नहीं, लेकिन रोशनी आते ही सब साफ हो जाता है। एक एनालॉजी और लेते हैं। राती को अंधेरे में आपने रस्सी को सांप समझ लिया, दिल धक धक कर रहा है, पसीने आ रहे हैं, डर लग रहा है। अब आप क्या करोगे? रस्सी से लड़ोगे, उसको मारोगे, उसको भगाने की कोशिश करोगे? नहीं, बस रोशनी लाओगे, टॉर्च जलाओगे, लाइट ऑन करोगे और रोशनी आते ही पता चलेगा ये तो रस्सी है, सांप था ही नहीं। वैसे ही कर्मा का जाल है। वो डर, वो टेंशन, वो साइकिल, वो सब तब तक है जब तक तुम अनअवेयर हो। जैसे ही अवेयरनेस आती है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। पता चल जाता है कि ये जाल था ही नहीं, तुम हमेशा आजाद थे। सद्गुरु कहते हैं, अवेयरनेस से बड़ा कोई मंत्र नहीं, अवेयरनेस से बड़ा कोई साधना नहीं। बस देखते रहो और देखते रहो और देखते रहो। एक छोटी सी प्रैक्टिस, हर दिन 5 मिनट, बस 5 मिनट। किसी भी काम को करो लेकिन पूरे अवेयरनेस के साथ। चाय बना रहे हो तो पूरे अवेयरनेस के साथ चाय बनाओ। पानी गर्म कर रहे हो, वो देख लो। पानी उबल रहा है, वो देख लो। चाय पत्ती डाल रहे हो, वो महसूस करो, खुशबू ले लो, टेस्ट करो। बस 5 मिनट हर दिन। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस डेली काम, लेकिन पूरे अवेयरनेस के साथ। क्या होगा इससे? एक दिन आएगा जब तुम देखते ही रहोगे और कर्मा बनेगा ही नहीं, सिर्फ जिंदगी होगी, सिर्फ जिंदगी होगी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में। 6.3 नॉन आइडेंटिफिकेशन द सेकंड की। दूसरा की है नॉन आइडेंटिफिकेशन। सद्गुरु कहते हैं, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपनी फीलिंग्स नहीं हो, तुम अपनी बॉडी नहीं हो, तुम तो वो हो जो ये सब देख रहा है। सोचिए, आपके अंदर जो विचार आते हैं, क्या आप वो विचार हो? अगर कल कोई बुरा विचार आया तो आप बुरा हो गए? नहीं, विचार आते हैं और जाते हैं, आप रहते हो। आपके अंदर जो भावनाएं उठती हैं, गुस्सा, प्यार, डर, जेलसी, क्या आप वो हो? अगर आज गुस्सा आया तो आप गुस्सा हो गए? नहीं, भावनाएं आती हैं और जाती हैं, आप रहते हो। आपकी बॉडी, ये बॉडी भी बदलती है। बचपन में छोटी थी, अब बड़ी है, आगे और बदलेगी। बॉडी आती है और जाती है, लेकिन आप रहते हो। तो आप कौन हो? सद्गुरु कहते हैं, जो देखता है वो अलग है, जो सुनता है वो अलग है, जो महसूस करता है वो अलग है। तुम वो हो जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप मूवी देख रहे हैं, स्क्रीन पर हीरो रो रहा है, क्या आप रो रहे हो? नहीं, आप देख रहे हो। आपको फील हो रहा है, लेकिन आप हीरो नहीं हो, आप व्यूअर हो। वैसे ही लाइफ एक मूवी है, तुम हीरो नहीं हो, तुम व्यूअर हो। जब ये रियलाइजेशन आती है, तब आइडेंटिफिकेशन खत्म होती है। जब आइडेंटिफिकेशन खत्म होती है, तब कर्म खत्म होता है, क्योंकि कर्म तभी चिपकता है जब तुम कुछ हो। मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुख हूं। जब मैं ही नहीं होगा तो चिपकेगा कहां से? सद्गुरु कहते हैं, मुक्ति का मतलब कुछ पाना नहीं है, मुक्ति का मतलब है अपनी असली पहचान लेना। 6.4 रिस्पॉन्सिबिलिटी द थर्ड की। तीसरा की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अक्सर हम समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बर्डन, बोझ, ड्यूटी। सद्गुरु इसे अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्स एबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। हर सिचुएशन में तुम रिस्पॉन्ड कर सकते हो, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। जब तुम ब्लेम करते हो, तुम अपनी एबिलिटी गवा देते हो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम अपनी एबिलिटी वापस पा लेते हो। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब मेरा कर्म है, मैं क्या कर सकता हूं? ये ब्लेम कर रहा है, ये विक्टिम बन रहा है। दूसरा कहता है, मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? अब कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ये क्रिएटर बन रहा है। सद्गुरु कहते हैं, जब तक तुम ब्लेम करते हो तब तक तुम विक्टिम हो, जब तक तुम विक्टिम हो तब तक तुम पावरलेस हो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तुम पावरफुल हो जाते हो, क्योंकि तब तुम कुछ कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल,
किसी ने आपको धोखा दिया, आप बिटर हो गए, सालों बीत गए, लेकिन आप वो बिटरनेस ढो रहे हो। अब आप क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, ब्लेम करते रहो, उसकी गलती है, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हूं। ये विक्टिम वाला रास्ता है। दूसरा ऑप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं अब भी बिटर क्यों हूं? ये बिटरनेस मैं क्यों ढो रहा हूं? क्या मैं इस बिटरनेस को छोड़ सकता हूं? ये क्रिएटर वाला रास्ता है। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसके लिए तुम ब्लेम ले रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि तुम अब इस पल में क्या कर रहे हो उसका कंट्रोल ले रहे हो। सद्गुरु कहते हैं, पास्ट पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, सिर्फ इस पल पर तुम्हारा कंट्रोल है, और इस पल में तुम जो भी करो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6.5 कॉन्शियस एक्शन, द फोर्थ की। चौथा की है कॉन्शियस एक्शन। हमने पिछले चैप्टर्स में बात की थी क्रियामाणा की, जो एक्शंस हम अभी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक्शंस कैसे करें कि नया कर्मा ना बने। सद्गुरु कहते हैं, एक्शंस करो लेकिन पूरे कॉन्शियसनेस के साथ, अटैचमेंट मत रखो। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है। कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है फल से चिपको मत। फल आएगा, वो आएगा, लेकिन तुम अपना काम पूरे डेडिकेशन से करो। सोचिए, एक किसान है, वो खेती करता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं है, धूप उसके हाथ में नहीं है, फसल का प्राइस उसके हाथ में नहीं है। लेकिन क्या वो खेती करना छोड़ देगा? नहीं, वो अपना काम पूरा करेगा, बाकी नेचर पर छोड़ देगा। वैसे ही हम अपना काम पूरे डेडिकेशन से करो, लेकिन रिजल्ट को भगवान पर छोड़ दो, या नेचर पर, या यूनिवर्स पर, जो भी मानो। सद्गुरु कहते हैं, कॉन्शियस एक्शन का मतलब है एक्शन में पूरा होना, लेकिन रिजल्ट में चिपकना ना होना। जब तुम रिजल्ट में चिपकते हो, तुम नया कर्मा क्रिएट करते हो। जब तुम एक्शन में पूरे हो, तुम सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऑफिस में काम कर रहे हो, प्रमोशन चाहिए, रोज सोच रहे हो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको खुश करना है। ये सब अटैचमेंट है, ये टेंशन है, ये नया कर्मा बना रहा है। लेकिन अगर तुम अपना काम पूरे डेडिकेशन से करो, हर फाइल पूरे ध्यान से देखो, हर मीटिंग में पूरे प्रेजेंस से बैठो और प्रमोशन की चिंता ना करो, तो क्या होगा? काम अच्छा होगा, लोग नोटिस करेंगे, प्रमोशन भी आएगा। और अगर नहीं आया तो भी तुम्हारा मन शांत रहेगा, क्योंकि तुमने अपना काम कर दिया। ये है कॉन्शियस एक्शन, ये है मुक्ति का रास्ता। 6.6 ग्रेस, द फिफ्थ की। पांचवा की है ग्रेस। सद्गुरु कहते हैं, कर्मा एक साइकिल है, ग्रेस इज अ डोरवे आउट ऑफ द साइकिल, बट यू हैव टू बी विलिंग टू वॉक थ्रू। ग्रेस का मतलब है कृपा, वो चीज जो तुम्हारी कोशिशों से नहीं मिलती, जो ऊपर से मिलती है, जो अनएक्सपेक्टेड मिलती है, जो अनडिजर्व्ड मिलती है। लेकिन ग्रेस के लिए भी एक कंडीशन है, तुम्हें रिसेप्टिव होना पड़ेगा। सोचिए, अंधेरे कमरे में बैठा हूं, सूरज की रोशनी बाहर है, लेकिन जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, रोशनी अंदर नहीं आएगी। ग्रेस सूरज की रोशनी की तरह है, वो हमेशा मौजूद है, बस तुम्हें दरवाजा खोलना है। दरवाजा कैसे खुले? थ्रू अवेयरनेस, थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रू कॉन्शियस एक्शन। जब तुम ये सब करते हो, तुम्हारा दरवाजा खुलता है और ग्रेस अंदर आती है। सद्गुरु कहते हैं, ग्रेस कोई रिवॉर्ड नहीं है, ग्रेस तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम बस भूल गए थे। जब तुम कार्मिक जाल से थोड़ा दूर होते हो, तुम अपना असली स्वभाव रिकॉग्नाइज करने लगते हो, और वो असली स्वभाव है ग्रेस। एक बार सद्गुरु से किसी ने पूछा, ग्रेस कैसे मिले? सद्गुरु ने कहा, ग्रेस ऑलरेडी मिली हुई है। तुम सांस ले रहे हो, ये ग्रेस नहीं है? तुम सोच रहे हो, ये ग्रेस नहीं है? तुम देख रहे हो, ये ग्रेस नहीं है? हर चीज ग्रेस है, बस तुम समझ नहीं रहे। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं ग्रेस कोई स्पेशल चीज है जो कभी कभी मिलती है।
सद्गुरु कहते हैं ग्रेस हर पल मिल रही है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर नज़र में। बस हम इतने उलझे हुए हैं कि हम देखते नहीं। जब हम थोड़ा शांत होते हैं, थोड़ा अवेयर होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, तब हम ग्रेस को महसूस करने लगते हैं और फिर पता चलता है कि ग्रेस कभी गई ही नहीं थी, हम ही भूल गए थे। 6.7 द 5 कीज टुगेदर, एक साथ। दोस्तों, ये 5 कीज हैं मुक्ति के, इन्हें एक साथ समझते हैं। अवेयरनेस, देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, किसी भी चीज में खो मत जाओ। नॉन आइडेंटिफिकेशन, याद रखो तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो देख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर पल में रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी रखो, ब्लेम मत करो, पावर अपने पास रखो। कॉन्शियस एक्शन, काम करो पूरे डेडिकेशन से, लेकिन रिजल्ट से चिपको मत। ग्रेस, याद रखो ग्रेस हमेशा है, बस रिसेप्टिव रहो। सद्गुरु कहते हैं ये 5 कीज एक साथ काम करती हैं। एक भी छूट गई तो साइकिल चलता रहेगा, लेकिन ये 5 एक साथ हो जाएं तो मुक्ति पक्की है। 6.8 मुक्ति का असली मतलब, अभी यहां। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सद्गुरु कहते हैं मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो फ्यूचर में नहीं है, वो कभी मिलने वाली चीज नहीं है, वो अभी है, यहां है, इसी पल में। बहुत लोग सोचते हैं मैं बहुत साधना करूंगा फिर कभी मुक्ति मिलेगी, लेकिन सद्गुरु कहते हैं मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति ऑलरेडी है, तुम बस पहचान लो। जैसे कोई इंसान सपना देख रहा हो, सपने में वो भाग रहा है, किसी से बच रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन असली में वो अपने बेड पर आराम से सोया है। जब वो जागेगा तो पता चलेगा कि मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो यहीं था। वैसे ही हम कार्मिक साइकिल में भाग रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम जागते हैं पता चलता है कि हम कभी फंसे ही नहीं थे, हम हमेशा आजाद थे। दोस्तों, ये सबसे ब्यूटीफुल बात है। तुम कर्म से मुक्ति नहीं पा रहे, तुम सिर्फ ये रियलाइज कर रहे हो कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, जाल था ही नहीं, साइकिल थी ही नहीं, सब माया थी, सपना था। और सपने से जागने का मतलब है अभी, इसी पल, थोड़ा और अवेयर हो जाना, थोड़ा और देखना, थोड़ा और महसूस करना, बस इतना सा काफी है। 6.9 प्रैक्टिकल विजडम फॉर डेली लाइफ। थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। कल सुबह से ये कैसे करना है। पहला, सुबह उठ के 5 मिनट बैठो, कुछ करो मत, बस बैठो, आंखें बंद करो, देखो कि क्या चल रहा है अंदर। विचार आ रहे हैं, देखो, भावनाएं आ रही हैं, देखो, बस देखते रहो, जज मत करो। दूसरा, दिन में कोई एक काम चूज करो, जैसे चाय पीना या खाना खाना या चलना, और वो काम पूरे अवेयरनेस के साथ करो। फोन साइड में रख दो, टीवी बंद कर दो, सिर्फ वो काम करो पूरे ध्यान से। तीसरा, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन उठे, गुस्सा, डर, जेलसी, रुक जाओ, 2 सेकंड रुको, बस 2 सेकंड, देखो कि ये कहां से आ रहा है, किस चीज ने ट्रिगर किया, किस मेमोरी ने रिएक्ट करवाया। चौथा, रात को सोने से पहले दिन का एक जायजा लो, बिना जजमेंट के। आज कौन सा पल अच्छा रहा, कौन सा मुश्किल रहा, कौन सा पैटर्न रिपीट हुआ, बस देखो, सीखने के लिए, रिग्रेट करने के लिए नहीं। पांचवा, हर सुबह याद करो, मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ होता है, मैं वो हूं जो देख रहा है। सद्गुरु कहते हैं ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस तुम्हें धीरे धीरे बदल देंगी। एक दिन आएगा जब तुम देखोगे मैं फंसा था लेकिन अब नहीं हूं, और उस दिन तुम समझोगे कि मुक्ति क्या है। चैप्टर का समापन। दोस्तों, हमने समझा मुक्ति का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया के बीच आजाद रहना है। अवेयरनेस, देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना। नॉन आइडेंटिफिकेशन, मैं वो नहीं हूं जो हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर पल में रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। कॉन्शियस एक्शन, पूरे डेडिकेशन से काम, लेकिन रिजल्ट से चिपको मत। ग्रेस, वो हमेशा है, बस रिसेप्टिव रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुक्ति अभी है, यहां है, इसी पल में है। सद्गुरु कहते हैं मुक्ति कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मुक्ति जर्नी का ही नाम है। जब तुम पूरे अवेयरनेस के साथ चल रहे हो, हर कदम मुक्ति है, हर सांस मुक्ति है, हर पल मुक्ति है। एक बार सोचिए, मैं अपनी जिंदगी में कितना अवेयर हूं, कितना अनकॉन्शियसली जी रहा हूं,
और कल से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूं? बस 5 मिनट का साइलेंस, बस 5 मिनट का अवेयरनेस। बस इतना सा सवाल। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल विजडम, कर्मा इन डेली लाइफ की, कि कैसे इन सब कॉन्सेप्ट्स को अपनी रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, पेरेंटिंग में उतारना है। चैप्टर 7 प्रैक्टिकल विजडम, कर्मा इन डेली लाइफ। पिछले चैप्टर में हमने समझा कर्म से मुक्ति के 5 कीज: अवेयरनेस, नॉन आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियस एक्शन और ग्रेस। ये थ्योरेटिकल समझना आसान था, लेकिन असली चैलेंज है इन्हें अपनी डेली लाइफ में उतारना। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल विजडम की, कि कैसे ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह जाएं, बल्कि आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, पेरेंटिंग में, हर जगह। 7.1 कर्मा एंड रिलेशनशिप्स, रिश्तों का साइंस। सद्गुरु कहते हैं रिलेशनशिप्स कार्मिक कनेक्शंस का सबसे क्लियर रिफ्लेक्शन है। जो लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं वो एक्सीडेंट नहीं है, वो तुम्हारे कार्मिक फील्ड का हिस्सा है। सोचिए, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपको इंस्टेंटली कनेक्शन फील होता है, जाने पहचाने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा तकरार होती है। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं लेकिन सुख नहीं देते। ये सब कोई रैंडम नहीं है, ये सब कार्मिक पैटर्न्स हैं जो प्ले हो रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं हर रिश्ता एक मिरर है। जो तुम्हें दूसरों में पसंद आता है वो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें दूसरों में नफरत आता है वो भी तुम्हारे अंदर है। प्रैक्टिकल विजडम फॉर रिलेशनशिप्स। पहला, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब भी किसी रिश्ते में टेंशन आए, पहला स्टेप है ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, कौन सा ट्रिगर है, कौन सी पुरानी मेमोरी रिएक्ट कर रही है। मान लीजिए आपके पार्टनर ने कुछ कहा जो आपको बहुत बुरा लगा। पहला रिएक्शन आता है गुस्सा, डिफेंड, काउंटर अटैक। रुको, 2 सेकंड रुको, पूछो अपने आप से कि ये इतना बुरा क्यों लगा, क्या पुरानी बात ट्रिगर हुई। सद्गुरु कहते हैं रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा गिफ्ट है रिएक्शन को रोकना और रिस्पॉन्स देना। रिएक्शन अनकॉन्शियस है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब तक तुम दूसरे को ब्लेम करोगे तब तक रिश्ता नहीं सुधरेगा। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये विक्टिम वाली सोच है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि तुम इस रिश्ते में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा पैटर्न है जो ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। सद्गुरु कहते हैं अगर एक रिश्ता कंटिन्यूअसली टॉक्सिक है तो समझ लो तुम भी उस टॉक्सिसिटी का हिस्सा हो। ब्लेम मत करो, देखो कि तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तीसरा, डिटैचमेंट विद लव। डिटैचमेंट का मतलब अलग होना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है दूसरे की खुशी अपनी खुशी पर डिपेंड ना करना। प्यार करो पूरे से, लेकिन चिपको मत। दूसरे को आज़ादी दो, वो जो है वैसा ही रहने दो, चेंज करने की कोशिश मत करो। सद्गुरु कहते हैं प्यार वो है जिसमें 2 लोग एक साथ हैं लेकिन एक नहीं है, 2 अलग अलग लेकिन साथ। ये बैलेंस बहुत रेयर है, लेकिन यही असली रिश्ता है। चौथा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात किसी एक इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हारी मदद की, उसके लिए थैंक्स फील करो, छोटी चीज के लिए भी। ये ग्रैटिट्यूड तुम्हारे रिश्तों को बदल देगी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन है जो पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करता है। 7.2 कर्मा एंड वर्क, करियर का कार्मिक पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं करियर और वर्क की। हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम में बिताते हैं, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कर्मा का साइंस यहाँ कैसे अप्लाई होता है। वर्क एज कर्मा योगा। सद्गुरु कहते हैं वर्क को वर्शिप बनाओ, काम को कर्म योगा बनाओ। जब तुम अपने काम को पूरे डेडिकेशन से करते हो, बिना रिजल्ट की चिंता किए, वो काम तुम्हें बंधन नहीं मुक्ति देता है। सोचिए, 2 लोग हैं एक ही ऑफिस में, दोनों सेम काम कर रहे हैं। पहला सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है, वो घंटे गिन रहा है कि कब छुट्टी मिले। वो कंप्लेंट कर रहा है कि बॉस अच्छा नहीं, सैलरी कम है, काम बोरिंग है। दूसरा अपने काम को पूरे डेडिकेशन से कर रहा है, वो सीख रहा है, इंप्रूव कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो रिजल्ट से चिपका नहीं है, लेकिन काम में पूरा है। दोनों का सेम कर्मा हो रहा है? नहीं। पहला हर दिन नया नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन, कंप्लेंट, जेलसी। दूसरा हर दिन पॉजिटिव कर्मा क्रिएट कर रहा है, स्किल, सैटिस्फैक्शन, ग्रोथ। सद्गुरु कहते हैं काम वो नहीं जो तुम करते हो, काम वो है जो तुम काम करते वक्त क्या सोचते हो, क्या फील करते हो। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर वर्क। पहला, इंटेंशन चेक। सुबह ऑफिस जाने से पहले 1 मिनट रुको, पूछो आज मैं काम क्यों कर रहा हूं,
सिर्फ पैसे के लिए, या कुछ सीखने के लिए, या कंट्रीब्यूट करने के लिए, या बस टाइम पास? तुम्हारा इंटेंशन तुम्हारा कर्मा डिसाइड करेगा। दूसरा, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। मार्केट में ऊपर नीचे आता है, क्लाइंट कभी खुश कभी नाराज, लेकिन प्रोसेस तुम्हारे हाथ में है। कैसे फाइल प्रिपेयर की, कैसे मीटिंग ली, कैसे टीम को हैंडल किया। सद्गुरु कहते हैं प्रोसेस में परफेक्ट रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा। तीसरा, नो कंप्लेंट जोन। एक हफ्ते के लिए कंप्लेंट करना बंद कर दो। ऑफिस में कोलीग्स के बारे में, बॉस के बारे में, सैलरी के बारे में, किसी भी चीज़ की कंप्लेंट मत करो। सिर्फ देखो क्या होता है। कंप्लेंट नेगेटिव कर्मा क्रिएट करती है, ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव। चौथा, वर्क एज वर्शिप। जो भी काम करो, छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे रिस्पेक्ट के साथ करो। टेबल साफ कर रहे हो तो पूरे ध्यान से करो। फाइल भेज रहे हो तो पूरे एक्यूरेसी से करो। मीटिंग ले रहे हो तो पूरे प्रेजेंस से करो। ये एटीट्यूड तुम्हारे काम को बदल देगी और लोग नोटिस करेंगे। 7.4 कर्मा एंड हेल्थ, बॉडी का कार्मिक कनेक्शन। अब बात करते हैं हेल्थ की। सद्गुरु कहते हैं तुम्हारा बॉडी तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट कर्मा है। तुम इसके साथ पैदा हुए और ये तुम्हारे साथ रहता है जब तक तुम हो। बॉडी एज कार्मिक स्टोरेज। पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि बॉडी केमिकल मेमोरी स्टोर करता है। हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन, हर थॉट सब बॉडी में स्टोर हो जाता है और ये स्टोर्ड मेमोरी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। सोचिए, आपको बार बार पेट की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा। सद्गुरु कहते हैं पेट की प्रॉब्लम्स ऑफन अनरिजॉल्व्ड इमोशन से रिलेटेड होती हैं। डर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी। आपको बार बार गले की प्रॉब्लम होती है। अनस्पोकन वर्ड्स, जो बोलना चाहा लेकिन नहीं बोला, वो गले में अटक जाते हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, सेंसिटिविटी, रिजेक्शन, सेल्फ इमेज इश्यूज, ये स्किन में दिखते हैं। ये सब कार्मिक पैटर्न्स हैं जो बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं बॉडी को सुनो, वो तुमसे बात कर रहा है। हर दर्द, हर बीमारी एक मैसेज है, तुम सुनो तो ठीक हो जाओ। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हेल्थ। पहला, लिसन टू योर बॉडी। रोज 5 मिनट बॉडी के साथ बैठो, आंखें बंद करो, बॉडी स्कैन करो, सिर से लेकर पैर तक। कहाँ टेंशन है, कहाँ दर्द है, बस देखो, जज मत करो। बॉडी तुमसे बात करेगी, सुनो। दूसरा, इमोशनल रिलीज। जो इमोशंस अंदर दबे हैं उन्हें रिलीज करो। रो सकते हो तो रो लो, बोल सकते हो तो बोल लो, लिख सकते हो तो लिख लो, डांस कर सकते हो तो डांस कर लो। सप्रेस्ड इमोशंस सप्रेस्ड कर्मा बन जाते हैं, रिलीज्ड इमोशंस रिलीज्ड कर्मा। तीसरा, कॉन्शियस ईटिंग। क्या खा रहे हो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कैसे खा रहे हो। टीवी देखकर, फोन स्क्रॉल करते, बिना टेस्ट किए, ये अनकॉन्शियस ईटिंग है। इससे बॉडी को सही सिग्नल्स नहीं मिलते। एक बार ट्राई करो, बिना फोन के, बिना टीवी के, बस चुपचाप खाओ। हर बाइट को टेस्ट करो, च्यू करो प्रॉपर्ली। बॉडी को फील करो कि कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। ये कॉन्शियस ईटिंग है, ये पॉजिटिव कर्मा है। चौथा, ग्रैटिट्यूड फॉर बॉडी। रोज सुबह उठ के अपने बॉडी को थैंक्स बोलो। आंखों को थैंक्स कि देख पा रहे हो, हाथों को थैंक्स कि काम कर पा रहे हो, पैरों को थैंक्स कि चल पा रहे हो, दिल को थैंक्स कि धड़क रहा है। ये ग्रैटिट्यूड बॉडी की हीलिंग पावर एक्टिवेट करता है। 7.4 कर्मा एंड पेरेंटिंग। अगली पीढ़ी को क्या देंगे। पेरेंटिंग एक सेंसिटिव टॉपिक है। सद्गुरु कहते हैं बच्चे तुमसे पैदा होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए पैदा नहीं होते। उनकी अपनी कार्मिक जर्नी है। कार्मिक इनहेरिटेंस। बच्चे तुम्हारा डीएनए लेते हैं लेकिन वो तुम्हारा इमोशनल बैगेज भी लेते हैं। तुम्हारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, तुम्हारे डर, तुम्हारी एंजाइटीज, ये सब अनकॉन्शियसली ट्रांसफर हो जाता है। सोचिए, आपको बचपन में फ्रीडम नहीं मिली, हर चीज में कंट्रोल था। आप डिसाइड करते हो कि अपने बच्चे को पूरी फ्रीडम दूंगी या दूंगा, लेकिन अनकॉन्शियसली आप वही पैटर्न्स रिपीट करने लगते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा है। ये है कार्मिक इनहेरिटेंस। सद्गुरु कहते हैं अपने बच्चों को विंग दो लेकिन उनकी उड़ान उनकी अपनी है। उनके लिए डिसाइड मत करो कि उन्हें क्या बनना है, बस उन्हें स्ट्रांग बनाओ कि जो भी बनेंगे अच्छा बनेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर पेरेंटिंग। पहला, हील योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप, अपने आप को ठीक करो। तुम्हारे जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं वो तुम्हारे बच्चों तक जाएंगे, तो पहले अपना कर्मा देखो, अपने पैटर्न्स देखो, अपने ट्रिगर्स देखो। जब तुम हील होते हो तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन भी हील होती है। दूसरा, प्रेजेंस ओवर प्रेजेंस।
बच्चों को टाइम दो, सिर्फ पैसा नहीं। फोन साइड में रखो, उनके साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, बिना जज किए, बिना करेक्ट किए, सिर्फ सुनो। ये प्रेजेंस उन्हें सेफ फील करवाती है। सेफ बच्चे स्ट्रांग बनते हैं। तीसरा, डोंट इम्पोज योर ड्रीम्स। तुम्हारा सपना था कि डॉक्टर बनो, उन्होंने इंजीनियर बनना है। तुम्हारा सपना था कि आईएएस बनो, उन्होंने आर्टिस्ट बनना है। उनकी चॉइस का रिस्पेक्ट करो। सद्गुरु कहते हैं, तुमने उन्हें बॉडी दी, लाइफ दी, लेकिन उनकी सोल उनकी अपनी है, उनकी डेस्टिनी उनकी अपनी है। चौथा, बी अ रोल मॉडल। बच्चे वो नहीं बनेंगे जो तुम उन्हें सिखाते हो, बच्चे वो बनेंगे जो तुम खुद हो। अगर तुम खुश रहते हो, वो खुश रहना सीखेंगे। अगर तुम ग्रेटफुल हो, वो ग्रेटफुल होना सीखेंगे। अगर तुम मेडिटेट करते हो, वो भी करेंगे। तुम्हारा एग्जिस्टेंस उनकी बिगेस्ट टीचिंग है। 7.5 कर्मा एंड मनी, धन का कार्मिक पर्सपेक्टिव। मनी एक सेंसिटिव टॉपिक है। सद्गुरु इस पर बहुत क्लियरली बात करते हैं। मनी एज एनर्जी। सद्गुरु कहते हैं, मनी इज नॉट जस्ट करेंसी, मनी इज एनर्जी, और एनर्जी का अपना एक फ्लो होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं रुकता, जैसे हाथ से निकल जाता है। कुछ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन पैसा उनके पास आता है और रुकता है। ये कार्मिक पैटर्न है, मनी मैनेजमेंट का कार्मिक हिस्ट्री है। सद्गुरु कहते हैं, पैसा आता है और जाता है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब आता है तब तुम कैसा फील करते हो, जब जाता है तब तुम कैसा फील करते हो। ये फील तुम्हारा फ्यूचर मनी डिसाइड करेगा। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर मनी। पहला, रिमूव गिल्ट। बहुत लोग सोचते हैं पैसा पाप है, अमीर लोग बुरे होते हैं। ये गिल्ट उन्हें पैसे से दूर रखता है। पैसा न्यूट्रल है, तुम इसे कैसे यूज करते हो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छे काम के लिए यूज करो तो अच्छा है, बुरे काम के लिए यूज करो तो बुरा है। दूसरा, गिव विद जॉय। दान बहुत पावरफुल है, लेकिन दान कैसे देते हो वो इंपॉर्टेंट है। मजबूरी में दिया, कंपल्शन में दिया, लोगों को इंप्रेस करने के लिए दिया। सद्गुरु कहते हैं, जॉयफुली दो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तब वो दान तुम्हारे पास चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। तीसरा, रिसीव विथ ग्रैटिट्यूड। जब पैसा आता है तो थैंक्स फील करो, छोटा हो या बड़ा, थैंक्स फील करो। ये ग्रैटिट्यूड एनर्जी मनी फ्लो को इंक्रीज करती है। चौथा, डोंट होर्ड। पैसा रुकना नहीं चाहिए, फ्लो में रहना चाहिए। जैसे खून बॉडी में फ्लो करता है, वैसे पैसा इकोनॉमी में फ्लो करना चाहिए। होर्डिंग नेगेटिव कर्मा क्रिएट करती है, गिविंग पॉजिटिव कर्मा। 7.6 कर्मा एंड सोसाइटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं सोसाइटी की। हम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं हैं, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, और सोसाइटी का भी एक कलेक्टिव कर्मा होता है। कलेक्टिव कर्मा। सद्गुरु कहते हैं, जिस देश में तुम पैदा हुए, जिस समाज में तुम बड़े हुए, उसका भी कार्मिक हिस्ट्री है और तुम उसका हिस्सा हो। सोचिए, भारत की गरीबी, ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये कलेक्टिव कार्मिक पैटर्न है। सालों की गुलामी, एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज का गलत यूज, ये सब मिलकर एक कलेक्टिव कर्मा बन गए और आज हम उसके इफेक्ट्स देख रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम अपना इंडिविजुअल कर्मा देखते हो तो अपने आप को ठीक करते हो, जब तुम कलेक्टिव कर्मा देखते हो तो सोसाइटी के लिए कुछ करते हो। दोनों जरूरी हैं। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सोसाइटी। पहला, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस। सोसाइटी बदलनी है तो बड़ा काम करना जरूरी नहीं, छोटी छोटी चीजें करो। गली में लाइट जल गई, ठीक करा दो। रोड में गटर बंद है, कंप्लेन कर दो। किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी बूढ़े की मदद कर दो। ये छोटी चीजें कलेक्टिव कर्मा इंप्रूव करती हैं। दूसरा, बी कॉन्शियस कंज्यूमर। जो तुम खरीदते हो उसका भी कार्मिक इफेक्ट होता है। एक्सप्लॉयटेशन से बना प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट डैमेज करने वाला प्रोडक्ट, ये सब नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता है। कॉन्शियस बनो, एथिकल चूज करो। तीसरा, स्प्रेड अवेयरनेस। जो तुम सीख रहे हो वो दूसरों तक भी पहुंचाओ। ये वीडियो किसी को भेजो, किसी दोस्त को ये बातें बताओ। एक कैंडल से 1000 कैंडल्स जल सकती हैं। चौथा, वोट कॉन्शियसली। डेमोक्रेसी में वोट तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल है। जो तुम वोट देते हो वो तुम्हारा कलेक्टिव कर्मा डिसाइड करता है। सोच समझकर वोट करो, कास्ट के बेसिस पर नहीं, रिलीजन के बेसिस पर नहीं, बल्कि कैपेबिलिटी और इंटेग्रिटी के बेसिस पर। 7.7 डेली कर्मा चेकलिस्ट। दोस्तों, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाते हैं जो तुम हर दिन यूज कर सकते हो। मॉर्निंग चेकलिस्ट। 5 मिनट साइलेंस, बस बैठो, कुछ मत करो। बॉडी को थैंक्स बोलो, इंटेंशन सेट करो, आज मैं कैसे इंसान बनना चाहता हूं।
डे चेकलिस्ट, कोई एक काम पूरे अवेयरनेस के साथ करो, कंप्लेंट बंद रखो, किसी की हेल्प करो बिना एक्सपेक्टेशन के। जब इमोशन आए 2 सेकंड रुको। इवनिंग चेकलिस्ट, दिन का जायजा लो बिना जजमेंट के, किसी एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, कल के लिए एक इंटेंशन सेट करो। नाइट चेकलिस्ट, फोन साइड में रखो, बॉडी स्कैन करो, थैंक्स बोलो, दिन अच्छा था बुरा था जो भी था, थैंक्स। सद्गुरु कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी लाइफ बदल देंगी। बड़े बड़े साधना की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा डेली डिसिप्लिन। चैप्टर का समापन। दोस्तों, आज हमने समझा कि कर्मा के कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ में कैसे उतारना है। रिलेशनशिप्स में ऑब्जर्व करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, डिटैच्ड लव दो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, वर्क में इंटेंशन चेक करो, प्रोसेस में परफेक्ट रहो, कंप्लेंट बंद करो, वर्क को वर्शिप बनाओ, हेल्थ में बॉडी को सुनो, इमोशंस रिलीज करो, कॉन्शियस खाओ, ग्रैटिट्यूड दो, पेरेंटिंग में खुद हील करो, प्रेजेंस दो, ड्रीम्स इंपोज मत करो, रोल मॉडल बनो, मनी में गिल्ट हटाओ, जॉय से दो, ग्रैटिट्यूड से लो, फ्लो में रखो, सोसाइटी में छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, कॉन्शियस कंज्यूमर बनो, अवेयरनेस स्प्रेड करो, वोट कॉन्शियसली करो। सद्गुरु कहते हैं कर्मा कोई कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी नहीं है, ये तो सिंपल साइंस है। बस थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अवेयरनेस लाओ और देखो लाइफ कैसे बदलती है। तो आज रात सोने से पहले एक बार सोचिए, कल से मैं कौन सा एक नया कॉन्शियस एक्शन शुरू कर सकता हूं? कौन सा एक पैटर्न है जो मैं आज पहचान सकता हूं? कौन सी एक छोटी सी प्रैक्टिस जो मैं डेली कर सकता हूं? बस इतना सा सवाल। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सद्गुरु के सवाल की, कुछ ऐसे रिफ्लेक्शंस जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। चैप्टर 8, सद्गुरु के सवाल, रिफ्लेक्शंस फॉर द लिसनर। दोस्तों, हम आ गए अपनी इस यात्रा के आखिरी चैप्टर तक। 7 एपिसोड्स में हमने कर्म की गहराई में बात की, समझा कि कर्म क्या है, कहाँ स्टोर होता है, 4 प्रकार कौन से हैं, साइंस क्या कहती है, कैसे हम इसके जाल में फंस जाते हैं, कैसे मुक्ति पा सकते हैं और कैसे डेली लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स को उतारना है। लेकिन थ्योरी तब तक बेकार है जब तक तुम खुद से नहीं पूछते, जब तक तुम खुद अपने जीवन में इन्हें नहीं उतारते। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सद्गुरु के सवाल की, कुछ ऐसे रिफ्लेक्शंस जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। ये सवाल तुम्हें अंदर तक झांकने को मजबूर करेंगे, तुम्हें अपने पैटर्न्स, अपने रिएक्शंस, अपने कर्मिक जाल को देखने का मौका देंगे। 8.1 पहला सवाल, मैं कौन हूं? सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल, मैं कौन हूं? सद्गुरु कहते हैं अगर तुम ये सवाल सच में पूछ लो और सच में जवाब ढूंढने लगो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सोचिए, क्या तुम तुम्हारा नाम हो? अगर नाम बदल दो तो तुम बदल जाओगे? नहीं। क्या तुम तुम्हारा प्रोफेशन हो? अगर नौकरी छूट जाए तो तुम खत्म हो जाओगे? नहीं। क्या तुम तुम्हारे रिश्ते हो? अगर कोई चला जाए तो तुम रह जाओगे? हाँ, रह जाओगे। क्या तुम तुम्हारे विचार हो? विचार आते जाते हैं, तुम रहते हो। क्या तुम तुम्हारी बॉडी हो? बॉडी बदलती है, तुम रहते हो। तो फिर तुम कौन हो? आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए सोचिए, जो ये सब देख रहा है वो कौन है? जो विचारों को आते जाते देख रहा है वो कौन है? जो भावनाओं को उठते बहते देख रहा है वो कौन है? जो बॉडी को बदलते देख रहा है वो कौन है? कोई तो है जो हमेशा से था, बचपन में भी था, जवानी में भी था, अब भी है। वो कौन है? सद्गुरु कहते हैं ये सवाल तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगा और असली पहचान लेना ही मुक्ति है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट इस सवाल के साथ बैठो। जवाब नहीं मिलेगा शायद, लेकिन सवाल तुम्हें बदल देगा। 8.2 दूसरा सवाल, मैं ऑटोमेटिकली जी रहा हूं या कॉन्शियसली? दूसरा सवाल है, मैं ऑटोमेटिकली जी रहा हूं या कॉन्शियसली? सद्गुरु कहते हैं जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक मशीन की तरह, दूसरा इंसान की तरह। मशीन ऑटोमेटिकली चलती है, इंसान कॉन्शियसली जीता है। सोचिए, आज सुबह आप कैसे उठे? अलार्म बजा, उठ गए ऑटोमेटिकली। ब्रश किया ऑटोमेटिकली, चाय पी ली ऑटोमेटिकली, ऑफिस गए ऑटोमेटिकली, काम किया ऑटोमेटिकली, घर आए ऑटोमेटिकली, खाना खाया ऑटोमेटिकली, टीवी देखा ऑटोमेटिकली, सोने चले गए ऑटोमेटिकली। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आप कहाँ थे?
आपका प्रेजेंस कहाँ था, आपकी चेतना कहाँ थी। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम ऑटोमेटिकली जी रहे हो तो तुम अपना पास्ट रिपीट कर रहे हो, अगर कॉन्शियसली जी रहे हो तो तुम अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। आंखें बंद करो, पिछले 24 घंटे सोचिए, कितने काम आपने कॉन्शियसली किए, कितने काम आपने जागते हुए किए, कितने काम आपने पूरे प्रेजेंस के साथ किए। और अब सोचिए, अगर हर काम थोड़ा और कॉन्शियसली करूं तो मेरी जिंदगी कैसी हो। सद्गुरु कहते हैं, ये सवाल तुम्हें ऑटोमेटिक मोड से कॉन्शियस मोड में शिफ्ट करेगा, और यही शिफ्ट सबसे बड़ा है। 8.3 तीसरा सवाल, कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तीसरा सवाल, मेरी लाइफ में कौन सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कार्मिक जाल की पहचान यही है, वो चीजें जो बार बार आती हैं, वो सिचुएशंस जो बार बार बनती हैं, वो रिएक्शंस जो बार बार आते हैं। सोचिए, आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम बार बार आती है, कौन से टाइप के लोग आपसे बार बार टकराते हैं, कौन सी सिचुएशन में आप बार बार वही गलती करते हैं, कौन सा इमोशन है जो बार बार आपको ट्रिगर कर जाता है। आंखें बंद करो, अपनी लाइफ का एक पैटर्न याद करो जो बार बार रिपीट हुआ है। वो पैटर्न क्या है, वो कब शुरू हुआ था, क्या उसकी कोई पुरानी मेमोरी है, क्या वो किसी बचपन के एक्सपीरियंस से जुड़ा है। बस देखो, जज मत करो, बस देखो। सद्गुरु कहते हैं, पैटर्न को पहचान लेना आधी लड़ाई जीत लेना है, क्योंकि जो तुमने पहचान लिया वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। 8.4 चौथा सवाल, मैं अपनी आइडेंटिटी किसके साथ जोड़ रहा हूं। चौथा सवाल, मैं अपनी आइडेंटिटी किसके साथ जोड़ रहा हूं। हम अपनी आइडेंटिटी अलग अलग चीजों से जोड़ लेते हैं और फिर वो हमें बंधन में डाल देते हैं। सोचिए, क्या आप अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये सब बॉडी से आइडेंटिटी है। क्या आप अपने थॉट्स से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं लिबरल हूं, मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं साइंटिफिक हूं, ये सब थॉट्स से आइडेंटिटी है। क्या आप अपने इमोशंस से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं गुस्से वाला हूं, ये सब इमोशंस से आइडेंटिटी है। क्या आप अपने प्रोफेशन से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ये सब प्रोफेशन से आइडेंटिटी है। क्या आप अपने रिश्तों से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं बेटा हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, ये सब रिश्तों से आइडेंटिटी है। आंखें बंद करो, सोचिए, अगर बॉडी ना रहे तो मैं कौन हूं, अगर थॉट्स ना हो तो मैं कौन हूं, अगर इमोशंस ना हो तो मैं कौन हूं, अगर प्रोफेशन ना हो तो मैं कौन हूं, अगर रिश्ते ना हो तो मैं कौन हूं। कुछ तो है जो इन सब के बिना भी है, वो कौन है। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम अपनी असली आइडेंटिटी पहचान जाते हो तब तुम सारी झूठी आइडेंटिटी से आजाद हो जाते हो, और यही आजादी है। 8.5 पांचवा सवाल, मैं अपनी प्रॉब्लम से चिपका हुआ हूं। पांचवा सवाल, क्या मैं अपनी प्रॉब्लम से चिपका हुआ हूं। यह थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा। लोग प्रॉब्लम से चिपकते क्यों हैं? क्योंकि प्रॉब्लम फेमिलियर है, प्रॉब्लम में सेफ्टी है, प्रॉब्लम के बिना कौन हूं यह डर है। सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाए तो आप कैसे फील करेंगे, खुशी या थोड़ा एम्प्टी? अगर आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएं तो आपका मैं डिप्रेस्ड हूं वाला आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। क्या आप रेडी हैं? अगर आपका गुस्सा चला जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन सी नई आइडेंटिटी बनोगे? आंखें बंद करो, अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। वो प्रॉब्लम आपको क्यों फेमिलियर है, वो प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा क्यों बन गई? अगर वो प्रॉब्लम ना हो तो आप कौन होगे? सद्गुरु कहते हैं, बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम से चिपके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम्स के बिना वो कुछ नहीं है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम्स के बिना ही तुम असली में कुछ हो। 8.6 छठा सवाल, मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले रहा हूं या दूसरों को ब्लेम कर रहा हूं। छठा सवाल, मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले रहा हूं या दूसरों को ब्लेम कर रहा हूं। यह सवाल तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बनाएगा। सोचिए, जब कुछ गलत होता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? उसने ऐसा किया, यह ब्लेम है। जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट किसे देते हो? मैंने किया, यह भी अटैचमेंट है। सद्गुरु कहते हैं, जब तक ब्लेम करते हो तब तक पावर दूसरों के पास है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब तक पावर तुम्हारे पास है। आंखें बंद करो, पिछले हफ्ते की कोई ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां आपने किसी को ब्लेम किया। अगर उस सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते
मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता था, तो क्या होता? क्या वो सिचुएशन बदल जाती? शर्त ही नहीं, लेकिन आप बदल जाते, आप पावरफुल हो जाते। सद्गुरु कहते हैं, ब्लेम से कुछ नहीं बदलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब कुछ बदल सकता है। 8.7 सातवां सवाल, मेरे अंदर कौन सा भाव प्रधान है? सातवां सवाल, मेरे अंदर कौन सा भाव प्रधान है? क्रोध, डर, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, शांति। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डोमिनेंट भाव होता है और वो भाव उसके कर्मा को डायरेक्शन देता है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तब अंदर क्या चलता है? जब कोई ट्रिगर होता है तो पहला भाव कौन सा उठता है? जब कुछ अच्छा होता है तो मन कैसा फील करता है? जब कुछ बुरा होता है तो मन कहां जाता है? आंखें बंद करो, अपने अंदर झांको। कौन सा भाव है जो बार बार आता है? कौन सा इमोशन है जो फेमिलियर है? वो भाव तुम्हें कहां ले जाता है? क्या तुम वो भाव चेंज कर सकते हो? सद्गुरु कहते हैं, भाव तुम्हारा कर्मिक पैटर्न है, लेकिन तुम उसे चेंज कर सकते हो, बस कॉन्शियस चॉइस चाहिए। 8.8 आठवां सवाल, मैं जी रहा हूं या बस चल रहा हूं? यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत लोग चल रहे हैं, जैसे मशीन, जैसे प्रोग्राम, जैसे टेप रिकॉर्डर, लेकिन जी नहीं रहे। सोचिए, आखिरी बार कब आपने कुछ पूरे प्रेजेंस के साथ किया? आखिरी बार कब आपने कुछ पूरे जॉय के साथ किया? आखिरी बार कब आपने कुछ बिना किसी रीजन के किया, सिर्फ इसलिए कि आप जीवित हैं? आखिरी बार कब आपने सूरज को देखा जैसे पहली बार देख रहे हो? आखिरी बार कब आपने किसी को देखा बिना जज किए, बिना कंपेयर किए, बिना एक्सपेक्ट किए? आंखें बंद करो, सोचिए कि अगर आज आखिरी दिन हो आपकी जिंदगी का, क्या आप आज वही करोगे जो कर रहे हो? क्या आप आज उन्हीं लोगों के साथ रहोगे? क्या आप आज वही सोचोगे जो सोच रहे हो? सद्गुरु कहते हैं, मौत का एहसास तुम्हें जीना सिखाता है, क्योंकि जब पता है कि कल नहीं है तो आज पूरे जीते हो। 8.9 नौवां सवाल, मौत के वक्त कौन सा कार्मिक बैगेज साथ ले जाना चाहता हूं? नौवां सवाल, मौत के वक्त कौन सा कार्मिक बैगेज मैं साथ ले जाना चाहता हूं? यह सवाल थोड़ा डार्क है, लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि मौत एक रियलिटी है। एक दिन आएगा, चाहे हम सोचें या ना सोचें। सोचिए, अगर आज आखिरी दिन हो तो कौन सा अनरिजॉल्व्ड इशू छोड़कर जाओगे? कौन सा रिश्ता है जो अधूरा है? कौन सी माफी है जो नहीं मांगी? कौन सा प्यार है जो नहीं दिया? कौन सा सपना है जो नहीं जिया? आंखें बंद करो, सोचिए कि आप अपने आखिरी पल में हैं। आप क्या देखना चाहेंगे अपने आसपास? आप किसके साथ रहना चाहेंगे? आप क्या फील करना चाहेंगे? और आप कौन सा बैगेज साथ ले जाना चाहेंगे? सद्गुरु कहते हैं, मौत को याद रखना तुम्हें जिंदगी सही से जीने की ताकत देता है, क्योंकि जब पता है कि मौत है तो हर पल कीमत हो जाता है। 8.10 10वां सवाल, आज मैं कैसे जीना चाहता हूं? 10वां और आखिरी सवाल, आज मैं कैसे जीना चाहता हूं? यह सबसे प्रैक्टिकल सवाल है। यह फ्यूचर में नहीं ले जाता, पास्ट में नहीं ले जाता, ये अभी ले जाता है, इसी पल में। सद्गुरु कहते हैं, कल का प्लान बनाओ लेकिन आज जी लो, कल की चिंता करो लेकिन आज खो मत जाओ, क्योंकि जिंदगी सिर्फ आज है, कल भी आज ही बनेगा और कल भी आज ही था। तो आज इस एक दिन के लिए आप कैसे जीना चाहेंगे? कैसे उठना चाहेंगे? कैसे खाना चाहेंगे? कैसे बात करना चाहेंगे? कैसे काम करना चाहेंगे? कैसे सोना चाहेंगे? क्या आज थोड़ा और कॉन्शियस जी सकते हैं? क्या आज थोड़ा और प्यार दे सकते हैं? क्या आज थोड़ा और ग्रेटफुल रह सकते हैं? क्या आज थोड़ा और प्रेजेंट रह सकते हैं? सद्गुरु कहते हैं, जिंदगी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी चीजों में है। हर सांस में, हर पल में, हर एक्शन में बस थोड़ा सा ध्यान दो, बस थोड़ा सा प्रेजेंट रहो और देखो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। दोस्तों, हम आ गए अपनी इस खूबसूरत यात्रा के अंत तक। 8 एपिसोड्स, हजारों शब्द, कर्म के गहरे समुंदर में हमने साथ साथ गोता लगाया। समझा कि कर्मा क्या है। कोई भाग्य नहीं, कोई लिखी हुई किस्मत नहीं, बल्कि हमारी अपनी क्रिएशंस का अक्यूमुलेटेड डेटा। समझा कि 4 प्रकार होते हैं, संचिता, प्रारब्धा, क्रियमाना, आगामी। समझा कि साइंस क्या कहती है,
न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स सब सद्गुरु की बातों को प्रूव करते हैं। समझा कि कैसे हम इस जाल में फंस जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन से, अटैचमेंट से, अनकॉन्शियस रेपिटेशन से। समझा कि कैसे मुक्ति पा सकते हैं, अवेयरनेस से, नॉन आइडेंटिफिकेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कॉन्शियस एक्शन से, ग्रेस से। समझा कि डेली लाइफ में कैसे उतारना है, रिलेशनशिप्स में, वर्क में, हेल्थ में, पेरेंटिंग में, मनी में, सोसाइटी में। और आज समझा कि खुद से कैसे सवाल पूछने हैं, वो सवाल जो अंदर तक झांकने को मजबूर कर दें। दोस्तों, सद्गुरु की ये किताब कर्मा सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये जीने की किताब है। हर चैप्टर, हर पेज, हर लाइन, ये सब तब तक बेकार है जब तक आप अपनी लाइफ में नहीं उतारते। तो आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद बस एक रेजोल्यूशन ले लीजिए, एक छोटी सी प्रैक्टिस जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। हो सकता है 5 मिनट का साइलेंस, हो सकता है एक काम पूरे अवेयरनेस के साथ करना, हो सकता है किसी को बिना रीजन के थैंक यू बोलना, हो सकता है किसी पुराने पैटर्न को पहचान कर उसे कॉन्शियसली ब्रेक करना। जो भी हो, छोटा हो लेकिन डेली हो, कॉन्शियस हो, रेगुलर हो। क्योंकि सद्गुरु कहते हैं बड़े बड़े साधना से अच्छा छोटी छोटी कॉन्शियस प्रैक्टिसेस जो रोज की हो, जो आदत बन जाए। दोस्तों, ये जो सफर था कर्मा का, ये यहां खत्म नहीं होता। असली सफर तो अब शुरू होने वाला है जब आप इन बातों को अपनी लाइफ में उतारेंगे। याद रखिए, आप अपने कर्मों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। आप अपने पास्ट के रिजल्ट नहीं हैं, आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हैं। आप फंसे नहीं हैं, आप हमेशा से आजाद थे, बस भूल गए थे। और आज इस वीडियो के साथ शायद थोड़ा सा याद आ गया। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर इसमें कुछ ऐसा था जो आप अपनी लाइफ में उतारना चाहेंगे, तो प्लीज लाइक करें। ये लाइक हमें बताएगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आया। और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलिए, किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको इसकी जरूरत हो। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज, ऐसी ही गहराई से भरी बातें हम आपके लिए लाते रहते हैं। हर हफ्ते नई किताब, नया टॉपिक, नई सीख। मैं अपनी तरफ से और पूरी स्टोरीज ऑफ जिंदगी टीम की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद कहता हूं, इतने ध्यान से, इतने प्यार से, इतने सारे एपिसोड सुनने के लिए। आपका टाइम, आपका प्यार, आपका अटेंशन, ये सब हमारे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों, अब और नहीं बढ़ाते, ये रही आखिरी बात। सद्गुरु कहते हैं कर्मा इज नॉट योर डेस्टिनी, इट इज योर मेकिंग। और जो तुमने बनाया है वो तुम बिगाड़ भी सकते हो, और जो तुमने बिगाड़ा है वो तुम बना भी सकते हो। तुम अनलिमिटेड हो, तुम असंभव हो, तुम वह हो। बस यही याद रखना। अपना ख्याल रखिए, अपने कर्मों का ख्याल रखिए, अपनी चेतना का ख्याल रखिए। और हाँ, कॉन्शियस रहिए, हर पल, हर एक्शन, हर सांस। स्टोरीज ऑफ जिंदगी की तरफ से थैंक यू फॉर लिसनिंग।